क्योंकि वो मतलब बहुत मेहनत है उसमें, इसलिए मैं PDF। हाँ सही है जी, चलें जी बिस्मिल्लाह करते हैं, आ जाएं। अच्छा भाई आपके पास बिल्कुल बिल्कुल अभी रिप्लाई नहीं करे तो मुझे कहना, मैं खुद डिलीवर करना आ जाऊंगा, सही है। PDF, अच्छा जो भी क्लास की PDF होगी ना, जैसे ये प्रेजेंटेशन है, ये आपको मिलती रहेगी, सही है। ये पोर्टल पे भी लोड होगी, ग्रुप पे भी भेज दूंगा, सही है। ये होता रहेगा। चलिए जी आगे। अब मुझे एक बात बताएं इधर प्लीज फोकस के साथ, आप लोगों ने पार्टिसिपेटर करना है और एक चीज से सीख लो, समझो ऑडिट आता नहीं है, एक बार अपने दिमाग से ये निकाल दो कि पेपर किया है, ये नहीं सोचना कि आता है, अगर आता होता तो पास होते, सही है। न्यू बिगनिंग है, 2-3 चीजें पूछूंगा वही कच्ची पक्की मेमोरी के हिसाब से, सही है। चलें जी बिस्मिल्लाह करते हैं। अच्छा भाई यानी आप इस मरहले पे आ चुके हैं, व्हाट्सएप ग्रुप है बिल्कुल वकास, क्लास के बाद हम आपको प्रोवाइड करते हैं। पोर्टल पे एक PDF आई एम शेयरिंग वॉल्यूम 1 के नाम से, हाँ जी वो वॉल्यूम 1 से अहमद का उसने शेयर कर दिया था, मेरा नहीं है उसमें, सही है। चलिए इधर देख लो प्लीज फोकस के साथ। अच्छा पहले ऑनेस्टली एक बात बताओ, आप भी सब बच्चे ऑडिट साइकिल समझ आई? अच्छा हमने उसमें कुछ इतना डिटेल में नहीं सीखा क्योंकि तुम लोग एक बार दे चुके हो पेपर, उसमें हल्की हल्की छवि आ रही होगी दिमाग में, हाँ ये हुआ है, डिटेल में करेंगे अलग से। तो मैं कह रहा हूँ कि तुम इस स्टेज पे आ चुके हो कि तुम्हें एक चीज मिल चुकी है जिसका नाम है ऑडिट एविडेंस। अच्छा जी, ऑडिट एविडेंस जब तुम्हें मिल गया, एक सबूत मिल गया, अब तुम दोगे ऑडिट रिपोर्ट। चलें जी ऑडिट रिपोर्ट देंगे हम, आगे जी। अच्छा भाई आज का जो हमारा टास्क है, जो आज हमें सीख के जाना है यहाँ से, पहली चीज कि ऑडिट रिपोर्ट के अंदर आता क्या क्या है, उसको मैं ऑडिट की जबान में कहता हूं एलिमेंट्स ऑफ ऑडिट रिपोर्ट। यानी ऑडिट रिपोर्ट किस तरह की होती है, अब तुम्हें इसकी बेसिक एग्जांपल देता हूं बिल्कुल। अच्छा तुम लोगों के पास है आएंगे बुक में, तो नोटिंग करना उसके ऊपर जो बोलूंगा इधर। अच्छा जी आप लोगों को मैं प्रोवाइड कर दूंगा ये पेजेस से। अच्छा जी इधर आप मुझे एक बात बताएं, एलिमेंट्स ऑफ ऑडिट रिपोर्ट ये क्यों लाजमी है एलिमेंट्स भाई? फॉर एग्जांपल समझिए एक बात, फॉर एग्जांपल मैं जाऊं किसी कंपनी का ऑडिट करना है, मैं कागज के पन्ने पे लिख दूं अपने हिसाब से, क्या फर्क है? स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है, क्यों? कंपैरिजन किस चीज का, जल्दी बताओ। दो तो कंपनी अलग है, क्या फर्क पड़ता है? किसमें इन्वेस्ट करना नहीं करना भाई, दोनों कंपनी अलग है, अलग अलग के बारे में नॉलेज है, लेकिन एक दूसरा जो बता नई बात प्रोफेशनल डॉक्टर है तो उसको मतलब कुछ समझ देखो बिल्कुल सही है, सही है। कभी वो ये तो सही है भाई, कंपैरिजन के लिए एक और चीज सीख लो, आपकी ऑडिट रिपोर्ट अगर स्टैंडर्डाइज बनाई गई है, वो इसलिए बनाई गई है ताकि आपका ईज ऑफ रीड हो। यानी एक इन्वेस्टर, एक शेयर होल्डर किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करे, उसको पता है, उसको पता हो कि अगर ये चीज लिखी हुई है तो मतलब मैं सही सेफ हूँ। एग्जाम्पल, तुम्हारा रिजल्ट आता है तो तुम परमानेंट क्रेडिट देख के बोलते हो दादा VIP, यही है ना? अच्छा सुनो, अब मतलब दैट मीन कि तुमने जैसे ही पन्ना खोला, तुम यूं एक खोला, ये अगर P लिखा हुआ है कहीं, तब खोल लो। अच्छा यानी मार्क्स लिखे हुए हैं, चल भाई साइड में रखते हैं, तो तुम्हारा दिमाग एक्सपेक्टेशन क्रिएट करता है, ऐसा है? हाँ या नहीं? यार मानना नहीं, हाँ या नहीं? यस सर। तो मुझे एक बात बताओ, तो क्या जो ये शेयर होल्डर है जिसको तुम ये रिपोर्ट दोगे, क्या उसके लिए एक्सपेक्टेशन नहीं है? तो उसको भी तो सबसे पहले डिफाइंड फॉर्मेट में बताओ कि क्या हुआ, बट क्या क्या होता है इसके अंदर, हमने ये सीखा नहीं। पर जैसे तुम्हारी जो रिजल्ट या रिपोर्ट कार्ड आती है वो भी स्टैंडर्डाइज फॉर्मेट में होती है, क्योंकि तुम्हें पता है कहाँ पे जाके, वरना नीचे ऊपर कुछ भी लिखा हो तुम्हें उससे कोई गर्ज ही नहीं है, तुम सिर्फ क्या बोलते हो, एक पट्टी आ जाए हमारे पास। तो यहाँ पे भी शेयर होल्डर क्या देखता है, एक ही पट्टी जो चाहिए। अच्छा इसलिए ऑडिट रिपोर्ट का जो फॉर्मेट है वो क्या है, स्टैंडर्डाइज है। वेरी गुड, इसलिए वो कहता है समझ लेना कि इसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स आते हैं, ऐसा है। और देखो पूरे पेपर में ये हल्फिया कह रहा हूँ आज, इसकी ग्रेड ही अलग है, कुछ आए या ना आए ये तो आएगा। आज मैं ग्रेड भी तुम्हें बता दूं, अभी मैं रिव्यू करता हुआ आ रहा था, 45 से 55 नंबर रिस्क और इंटरनल कंट्रोल जी, 45 से लेके 55 मार्क्स रिस्क एंड इंटरनल कंट्रोल, सॉरी रिस्क बोल रहा हूँ, सॉरी ऑडिट रिपोर्ट नहीं, प्रोसीजर्स एंड इंटरनल कंट्रोल। आपके प्रोसीजर्स कितने हैं, 45 से 55। सुनो आपकी रिस्क असेसमेंट 20 नंबर, यानी कुछ हो या ना हो रिस्क का सवाल आएगा ही आएगा। अच्छा अब मैंने पढ़ाने का तरीका क्या है,
रिस्क पे इतना ढीठ बना दो कि वो 20 नंबर सीधे सीधे, तुम लोगों ने क्विज भी दिया था इनसे माशाल्लाह, मतलब सबने ही पूरे नंबर लिए थे। सुनो, 20 नंबर रिस्क से आ गए, 15 नंबर किससे आ गए? रिपोर्ट से। मैं तुम्हें बताऊं सबसे पूरे पेपर में आसान क्या चीज होगी? रिस्क होगा, इंटरनल कंट्रोल होगा और रिपोर्ट होगी। सही है जी। अच्छा, बाकी ये जो बच्चे पेपर देके आए ना, इनसे जरा पूछो रिस्पॉन्सेस में क्या हालत हुई थी इनकी। हाँ जी, रिस्पॉन्सेस कोई है सर जी? हाँ जी बाजी, रिस्पॉन्सेस, पीपी के रिस्पॉन्सेस, इन्वेंटरी के रिस्पॉन्सेस, प्रोविजन के रिस्पॉन्सेस, इतनी सारी चीजें याद करनी होती हैं और तुम लोगों ने याद नहीं की होंगी, मुझे पता है। ऐसा है ना, क्योंकि वो कोई कॉमन सेंस नहीं है। आज मैं सिखा दूं तुम लोगों को। याद की थी? नहीं की थी ना तुमने? हल्की पड़ी थी। क्यों? क्योंकि तुम्हें बोला था कि कॉमन सेंस है। ऐसा ही है, मैं कसम खा के कहूं, कॉमन सेंस नहीं है, कॉमन सेंस नहीं है। एक चीज तुम्हें याद करनी है, फिर ही लिखनी है। और ये खुदा के वास्ते जब तुम्हें कराऊंगा तब तुम्हें सिखाऊंगा भी कि क्यों कॉमन सेंस नहीं। हाँ, 2-3 चीजें हैं कि जो तुम्हें वो बाय डिफॉल्ट हर जगह चल जाएंगी, पर यार खुदा के वास्ते अपने करियर के साथ नहीं खेलना। जो चीज याद करने की मीन वो याद करने की है। सही है जी। अच्छा जी, यानी इस पे तो हाथ साफ करके जाना है। ये फ्री के नंबर लेके देगी तो मैं तुम्हें बताऊंगा कि कैसे इसमें से फ्री के नंबर आएंगे। आ जाओ। और फिर यही आयजा 700 तुम्हें एक और चीज सिखाता है कि कब कौन सी सिचुएशन में तुम्हारे ऑडिट रिपोर्ट के कौन से एलिमेंट पे क्या क्या इफेक्ट आएगा। एग्जाम्पल, तुम्हें जब रिपोर्ट कार्ड मिलती है तो परमानेंट क्रेडिट आता है। फिर एक सिचुएशन ऐसी आती है कि तुम फेल हो जाते हो, सही है? तो फिर क्या वो रिपोर्ट सेम रहती है, चेंज हो जाती है? चेंज हो जाती है, यानी तुम्हारे वहां पे परमानेंट क्रेडिट की जगह मार्क्स आते हैं। यानी भाई तुम्हें पता है ना, तुम्हारी एक्सपेक्टेशन है कि भाई ये होगा तो ये होगा, ये हुआ तो ये होगा। अच्छा, अगर गोल्ड मेडल आएगा या मेरिट आएगा तो उसका अलग से सर्टिफिकेट आएगा। तो भाई ये भी तुम्हें यही सिखाता है कि भाई तुम पहले तो एलिमेंट्स ऑफ ऑडिट रिपोर्ट सीखो, तुम आगे रिपोर्ट सीख ही नहीं सकते। पहले तो सीखो रिपोर्ट में आता क्या क्या है, फिर बोलता क्या है। रिपोर्ट सीखने के बाद ये सीखो कि जब मल्टीपल सिचुएशंस होंगी तो उन मल्टीपल सिचुएशंस में तुम्हारे ऑडिट रिपोर्ट के किस किस एलिमेंट पे क्या क्या इफेक्ट आएगा। पहले तो मुझे ये बता दो कि एलिमेंट सिखाया अभी तक? नहीं, एलिमेंट भी नहीं सिखाया। तो क्या वो सिचुएशन सिखाई अभी? नहीं। यानी पहले सीखेंगे एलिमेंट, फिर सीखेंगे अगर उस, अच्छा फिर सुनना, मल्टीपल एलिमेंट्स हैं। फिर मैंने जिस तरीके से उसको डिजाइन किया है वो किया ये है कि हर एक एलिमेंट को पिक करूंगा और बताऊंगा ये स्टैंडर्ड कैसा होता है और जब कुछ चेंज हो गया तो ये कैसा दिखेगा। सही है जी। यानी पूरी ऑडिट रिपोर्ट में पहले एलिमेंट सीखेंगे, फिर हर एक एलिमेंट को डिटेल में डिस्कस भी करेंगे। क्लियर है भाई? चलिए जी आगे। जैसे हम इंटरनल कंट्रोल और रिस्क में देखते हैं कि क्वेश्चन किस किस तरीके से पूछ सकता है। पहला सबसे खतरनाक ये होगा, ऑडिट रिपोर्ट दे देगा, सही है, और बोलेगा कि आइडेंटिफाई करें इसमें से गलतियां। अच्छा, अब मुझे एक बात बताओ, अगर तुम्हें ये एलिमेंट्स ऑफ ऑडिट रिपोर्ट याद नहीं है तो ये 10 नंबर का सवाल आएगा, तुम्हें 1 नंबर भी नहीं मिलेगा। रीजन है इसके पीछे, याद ही नहीं। अब तुम बोलो सर ये तो याद नहीं करना, ओ भाई करना है। मैं तुम्हें बताऊं एससीसीबी का लेटर आता है इससे, मैं तो ऑडिट फर्म में रह के आया हूं ना 5 साल, मैं तुम्हें खुद बता रहा हूं एससीसीबी का लेटर आता है अगर तुमने इसमें हल्की सी भी छेड़खानी की। क्यों? क्योंकि फॉर्मेट क्या है, स्टैंडर्ड है। तुमने अगर इसको छेड़ा तो जाहिर सी बात है भाई ये तो नॉर्मल से हट जाएगा, तो तुम इसकी वर्डिंग में खेल नहीं सकते क्योंकि ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट है। और फिर स्टैंडर्ड नहीं बताया है कि ये सिचुएशन होगी तो तुम ये लिखोगे, ये सिचुएशन होगी तो ये लिखोगे। क्या बात समझ आ रही है? पहला सवाल कैसा आ सकता है कि रिपोर्ट देने का बोलेगा क्या करो, डेफिशिएंसीज निकालो। चलो जी आगे देखते हैं किस तरीके का सवाल पूछेगा वो। सिनेरियो दे देगा यानी वो सिचुएशन, और बोलेगा कि भाई इस सिचुएशन में कौन सी ऑडिट रिपोर्ट का कौन सा एरिया इफेक्ट होगा और किस तरीके से होगा। तो सर वो सिनेरियोस क्या क्या हो सकते हैं, रिसर्चर वाले बखूबी इसको समझते हैं। सुने, गलती आइडेंटिफाई हो गई तो रिपोर्ट में जो भी लिखोगे, अभी कुछ भी नहीं सिखाया, अच्छा लिखोगे या अच्छा नहीं लिखोगे। डिस्क्लेमर में यही बात ना, अभी तो तुम्हें कुछ पता ही नहीं है मैं क्या कह रहा हूँ। सुने, गलती आइडेंटिफाई हो गई भाई, ऑडिट तुमने ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म किया ना, एक एविडेंस मिला था, उस एविडेंस में तुम्हें क्या पता लगा, मिस स्टेटमेंट है। क्या पता लगा? मिस स्टेटमेंट है। अब मैं तुम लोगों से पूछ रहा हूँ अगर मिस स्टेटमेंट है
तो क्या रिपोर्ट जो भी जाएगी कुछ भी होगा वो सही होगी या सही नहीं होगी? सही नहीं होगी। वेरी गुड, बस इतना सा याद रखो। अभी आगे जो भी है वो बाद में सीखेंगे। आगे भाई सबूत ही नहीं मिला। चलो तो तुम्हें पता है, चलो ये डिस्क्लेमर। पर मुझे एक बात बताओ, क्या लिखूंगा? बोलूंगा सब वीआईपी है या ये लिखूंगा कुछ पता ही नहीं चला? कुछ पता ही नहीं चला, लॉजिकल सी बात है। पर वो कैसे लिखूंगा वही सीखना है आज। चलें जी आगे। आज ये तो बातें कर रहे थे अभी। सर ऑडिट किया बट एक ऐसी चीज पता लगी कि कंपनी पे इतना बड़ा केस है, अगर ये कंपनी हार गई तो सब गया। तो क्या गोइंग कंसर्न इश्यूज हैं? अच्छा तो अब इसको कैसे एड्रेस करना है ये भी ऑडिट रिपोर्ट बताएगी। बात समझ आ रही है? अच्छा कितनी सिचुएशन हो गई? 3। वेरी गुड यार। आगे एक तो गोइंग कंसर्न इशू हो गया, एक चल रहा नॉर्मल केस। पर नॉर्मल केस को तुम समझते हो कि शेयर होल्डर को पता होना चाहिए। इसको हम कहते हैं एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ में इसको दिखा देना, आगे जाके सिखाऊंगा। यानी सब सही है, मैं भी बोल रहा हूँ सब सही है, पर आपसे शेयर होल्डर को इस मैटर को एम्फेसाइज करवा दें। तो वो भी किसके जरिए करवाएंगे? ऑडिट रिपोर्ट के जरिए। क्या ये बात समझ आ रही है? मल्टीपल सिचुएशंस वो बहुत सारी होंगी जो कि मैं तुम्हें 100% क्लास में कवर कराऊंगा कि वो 100 तुम खाली पता है क्या करना, सिचुएशन को मेमोराइज करना। मैं फिर क्यों कह रहा हूँ मेमोराइज करना, क्योंकि जब तुमने मेमोराइज नहीं किया तुम्हें पिक नहीं होगा कौन सी सिचुएशन में क्या करना है। बात समझ आई? चलें जी आगे। सर सिनेरियो ये, अब क्वेश्चन कैसा आ सकता है? पहला क्या था? रिपोर्ट दे देगा। दूसरा क्या है? सिनेरियो देगा, बोलेगा इस सिचुएशन में ऑडिट रिपोर्ट कौन सा एरिया इफेक्ट होगा, 2 हो गए। तीसरा देखो, वो बोलेगा ये सिनेरियो है, मुझे ये नहीं बताओ कि कौन सा एरिया इफेक्ट होगा, वो एरिया ड्राफ्ट करके दे दो। वो एरिया क्या करके दे दो? 3 नंबर 5 क्या है? पहले क्या है? पूरी रिपोर्ट दे दी, वो गलत भी होगी सही भी होगी। अच्छा जो गलतियां हैं तुम्हें क्या करनी है? हाईलाइट करनी है, तब भी याद करना है। वापस से सिनेरियो देगा, सिनेरियो देके क्या बोलेगा? इन सिनेरियोज में ऑडिट रिपोर्ट के कौन कौन से एरिया पे इफेक्ट आएगा। तीसरी चीज, सिनेरियो देगा और बोलेगा सिर्फ इस सिनेरियो में जो भी एरिया इफेक्ट होगा उसको लिख के बताओ। तो दैट मींस के मैं तुम्हें अगर सीक्वेंस बताऊं, अगर तुम यही याद कर लो सारा हो जाएगा। अगर पहली चीज ही याद कर लें तो क्या हो जाएगा? सारा हो जाएगा। पर फिर ये भी गारंटी दे रहा हूँ बातों बातों में याद भी हो जाएगा। रिपीट करके के क्या क्वेश्चन कैसे पूछेगा ये बात समझ आ रही है? क्लियर है? कोई सवाल यहाँ तक? चलें जी वेरी गुड आगे। जी ये भी होगी, इससे ज्यादा है। ये तो मैंने एग्जांपल के तौर पे लिखे हैं, सब होंगे सब कवर हो जाएंगे यहाँ पे। सही है जी आगे चलें जी। कंटेंट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट में सबसे पहले और अहम चीज वो कहता है कि भाई हेडिंग डाल देना। तो ये तो आपने वही नई बात बताई है भाई, ये तो हमें भी बता दी, नहीं बता दी भाई। आपने सबसे पहले हेडिंग डालनी है और हेडिंग में लिखना है ये इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स की रिपोर्ट है। ये क्यों लिखा है इंडिपेंडेंट? देखो इंटरनल ऑडिटर भी होते हैं भाई। ये शेयर होल्डर को तुम रिपोर्ट दे रहे हो जिसके पैसे लगे हुए कंपनी में, चलाती तो मैनेजमेंट है। तो अगर उसने ऊपर लिखा हुआ देखा कि ऑडिटर्स रिपोर्ट, तो बोलेगा मैं क्या करूं भाई, इसको कंपनी से क्या होना चाहिए? इंडिपेंडेंट। तभी तो याद करो, तुम सोचो मैंने तुम्हें क्लाइंट एक्सेप्ट करने से पहले एक चीज सिखाई थी, याद है? एथिकल रिक्वायरमेंट्स में क्या कहा था? क्लाइंट एक्सेप्ट करने से पहले ही देखो कि तुम एथिकल हो या नहीं हो। एथिकल नहीं है तो तुम इसका ऑडिट नहीं कर सकते। बात समझ आई? तो सर सबसे पहला कंपोनेंट क्या है? इंडिपेंडेंट ऑडिटर की रिपोर्ट है। ये क्या आएगी? हेडिंग आएगी। पहला एलिमेंट क्लियर है? बिल्कुल मासूमाना। अच्छा अब वो खेलेगा क्या? तो सुनना, बाज औकात गलती हो जाती है और पेपर में जब मुझे पता है ये बच्चे नहीं करके आते एलिमेंट, इसको ऐसे कटा के जाते हैं, ये तो आएगा ही नहीं। जिस दिन आ गया ना लग पता जाएगा। सुनो अब मैं कहता हूँ वो पता है क्या करेगा? रिपोर्ट देगा और ऑडिटर्स रिपोर्ट लिख देगा ऊपर। तो मुझे लगा था हेडिंग तो आ रही है, इसमें क्या मिस था? इंडिपेंडेंट। तो क्या ये चीज याद रखनी है? तेरे साथ तो बहुत हुआ ना इंटरनल कंट्रोल में, बीच में बोलते बोलते गायब हो गया, सेल्स ऑर्डर से मैच नहीं किया, ऐसा ही है। तो यहाँ भी यही सीन है। आगे सर इसकी एग्जाम्पल देख लें कि ये किस तरीके से। दिस इज द हेडिंग ऑफ ऑडिट रिपोर्ट, जो बताता है कि जो बंदा ये रिपोर्ट दे रहा है उसका कंपनी या उसकी मैनेजमेंट से कोई रिलेशन नहीं है। तभी ये कौन सी रिपोर्ट है?
इंडिपेंडेंट है। चलें जी, एक एग्जांपल दिखा देता हूं तुम्हें। ऐसे जाती है रिपोर्ट, क्या लिखा हुआ है? इंडिपेंडेंट ऑडिटर रिपोर्ट। बात समझ आई? चलें जी आगे। दूसरा कंपोनेंट एड्रेसी। वो बोलता है पहले बता दो भाई कौन ये रिपोर्ट दे रहा है, वो बंदा कौन है? इंडिपेंडेंट। वो बंदा कौन है? इंडिपेंडेंट। अच्छा फिर किसको दे रहा है रिपोर्ट? वो है एड्रेसी। और आगे देखो क्या लिखा हुआ है, एज एप्रोप्रिएट। 99% केसेस में शेयर होल्डर्स पे जाती है। वेरी गुड। अच्छा जी, यानी 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 आपने सबने पिक किया है कि 99% केसेस में ये रिपोर्ट किसको जाती है? मैं सिर्फ ये कहूंगा कि जब भी स्टैट्यूटरी ऑडिट होगा तो ये रिपोर्ट किसको जाएगी? शेयर होल्डर को जाएगी। बात समझ आ रही है? क्योंकि लॉ की रिक्वायरमेंट है। अच्छा जी आगे देखते हैं कि इसके अंदर है क्या। वो बोलता ही है कि भाई शेयर होल्डर या मेंबर्स को जाएगी इन केस ऑफ। वेरी गुड जी आगे। यूजुअली शेयर होल्डर्स को किया जाता है एड्रेस क्योंकि उनका पैसा लगा होता है कंपनी के अंदर। अच्छा जी आगे। डायरेक्टर्स, इन्वेस्टर और बैंक्स को भी जाती है अलग अलग सिचुएशंस में। कौन कौन सी? अलग अलग सिचुएशन में। अच्छा जी, डायरेक्टर्स को भी जा सकती है जब वो स्पेशल ऑडिट करवाते हैं, यानी लीगल रिक्वायरमेंट नहीं है, डायरेक्टर को लगता है या कंपनी में एक जगह पे कोई मसला चल रहा है, तो फिर वो किसको हायर कर लेते हैं? ऑडिटर को। तो ऑडिटर क्या पूरी कंपनी का ऑडिट करता है या स्पेशल ऑडिट? स्पेशल ऑडिट। तो उस केस में मुझे बताओ अपॉइंट किसने किया? रिपोर्ट किसको जाएगी? डायरेक्टर को। तो ऐसा सवाल भी आ सकता है कि इज इट नेसेसरी कि एवरी टाइम आपकी रिपोर्ट एड्रेस की जाए शेयर होल्डर्स को? नहीं, स्पेशल ऑडिट में किसको की जाती है? डायरेक्टर्स को। यहाँ तक कोई मसला? अच्छा शुएब सर वो तो इंटरनल ऑडिटर होता है ना। बेटा इंटरनल ऑडिटर नहीं काम करता तभी तो तुम्हें बुलाया है, सही है? इंडिपेंडेंट ऑडिट इसी को कहते हैं शुएब। अच्छा देखो मोहम्मद हमाद कह रहे हैं एग्रीड अपॉन प्रोसीजर। देखो एग्रीड अपॉन प्रोसीजर भी होते हैं कि एग्रीड अपॉन प्रोसीजर में ये होता है कि भाई तुम्हें सिर्फ ये काम करना है, उसमें प्रोसीजर लिख देते हैं। अगर वो कह रहा है तुम्हें डिपार्टमेंट का ऑडिट करना है तो फिर ये एग्रीड अपॉन प्रोसीजर नहीं है, तुम अपने हिसाब से ऑडिट करोगे और फिर रिपोर्ट दे दोगे। सही है जी? जी कुछ कह रहे थे? अभी बता दो ना जानी, आगे आएगा। एक मिनट। जब उसे कंपनी में इन्वेस्ट करना होता है, तुमने अभी मेरे साथ कंसोलिडेशन शुरू किया है, ऐसा है? अच्छा सुने, जो पेरेंट कंपनी है वो उस कंपनी का शेयर होल्डर तो नहीं है, इन्वेस्टर है ना, पोटेंशियल शेयर होल्डर है। तो मुझे एक बात बताओ कि क्या बीइंग अ इन्वेस्टर भी कोई बंदा किसी और कंपनी का स्पेशल ऑडिट करवा सकता है? अच्छा तो अब क्या ये रिपोर्ट शेयर होल्डर को एड्रेस होगी? नहीं। किसने अपॉइंट किया? किसको एड्रेस होगी? इन्वेस्टर को होगी। क्लियर है बाजवा? लॉजिकल सी बात है। ड्यू डिलिजेंस कौन करवाता है? इन्वेस्टर। फेयर वैल्यूएशन कौन करवाता है? इन्वेस्टर। तो ये भी कौन पे करेगा? इन्वेस्टर। जी आप कुछ कह रहे थे? देखो इंटरनल ऑडिट का फोरम होता है, सही है, पर मैं कह रहा हूँ वो तो मैनेजमेंट का पार्ट होता है ना। एक बात, मैनेजमेंट का पार्ट होता है, फिर हम बीइंग एन ऑडिटर देखते हैं क्या उसका कभी काम यूज कर सकते हैं। एक तो ये अलग से आएगा हमारा कि यूजिंग द वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिटर। इंटरनल ऑडिटर सिर्फ उस कंपनी के, तुमने अगर इंटरनल कंट्रोल में मॉनिटरिंग ऑफ कंट्रोल पढ़ा हो कभी, तो जो इंटरनल ऑडिटर है वो काम कर रहा होता है कि जो कंट्रोल लगे हुए होते हैं उसको क्या कर रहा होता है? मॉनिटर कर रहा होता है। पर इदारा जो है, कंपनी जो है, अपने आप को सेफ साइड पर रखने के लिए एक इंडिपेंडेंट बंदे का ओपिनियन लाजमी लेती है। किसका? गलत गलत गलत। इंटरनल ऑडिटर का काम नहीं देख रहा, कंपनी को देख रहा है। उल्टा अगर एक्सटर्नल ऑडिटर ने कोई गलती निकाली जिसको ऑलरेडी इंटरनल ऑडिटर चेक कर चुका था तो फिर इंटरनल ऑडिटर के लग गए। बात समझ आई? नहीं गलत कह रहे हो ना आप। जब इंटरनल ऑडिटर का, मैं सबसे बता दूं भाई, इनका सवाल ये था ऑनलाइन वालों कि भाई इंटरनल ऑडिटर का काम हम जाके चेक करते हैं, वो तो अलग से आया है। वो कहता है कि अगर तुम उसका काम यूज करना चाह रहे हो तो पहले देखो उसके काम की क्वालिटी क्या है, उनका एक्सपीरियंस क्या है, क्या वो ऐसे फंक्शंस में तो नहीं है जो डायरेक्टली रिपोर्ट करते हो, उसके बाद ये चेक करता हूँ। आइडियली 99% केसेस में ऑडिटर्स को करा के रखता है। बात समझ आई? वो अलग से इसलिए हम कहते हैं कि भाई उसकी इवैल्यूएशन होती है पूरी। आगे। अच्छा बैंक्स को क्यों करेंगे, जल्दी बताओ, बता सकते हो? हाँ वेरी गुड यार। अच्छा बैंक एक ह्यूज फाइनेंसिंग करने जा रहा है कंपनी के लिए,
तो मुझे एक बात बताओ, कंपनी का ऑडिट बैंक करवाएगा? यस, हाँ या नहीं? तो मुझे एक बात बताओ, अगर ये रिपोर्ट बैंक को एड्रेस होगी तो इसीलिए होगी कि भाई वो कह रहा है जाके देखो कि वाकई में इसके रिसीवेबल है या नहीं है, या पैसा है या नहीं है, या ऐसी टोपी ड्रामा करके बिला वजह के फेक चीजें दिखाई नहीं है, कल को पता लगे मैं इसको लोन दूं और उसको पास पैसे ना हो। बात समझ आई जी? सर इस केस में तो दोनों पार्टीज को इंटरेस्ट है तो फिर ऑडिट फी वगैरह कौन बेयर करेगा? अपॉइंट कौन कर रहा है? बैंक। कौन बियर करेगा? बैंक। अगर शेयर होल्डर करते तो किसको हो जाती? देखो ये तो अपनी जगह है ना, मैं कह रहा हूँ देखो सिंपल एक चीज याद रखो, जो अपॉइंट करेगा उसको रिपोर्ट जाएगी। क्लियर है? आगे जी। नहीं नहीं देखो मुझे एक बात बताओ, अगर मैं IFRS 9 वाली इन्वेस्टमेंट कहूँ, IFRS 9 में ज्यादा बातें नहीं, IFRS 9 में 15% शेयर्स खरीद रहे हैं, ऑडिटर भी बोलेगा मेरे तो क्या 3 नुकते हैं तेरी शक्ल पे, तो मेरे पास आया ऑडिट कराने, खरीद ही नहीं किसी और के खरीद ले। समझ आई? 15% में कुछ नहीं। हाँ जब कंट्रोल हासिल कर रहे होते हैं तब तो आप ही डिसीजन लेंगे उस कंपनी के सारे, तब की तब देखते हैं। सही है? चलें जी आगे। जब उसे लोन देना होता है, ऐसा ही है भाई, पहले बताओ टाइटल में और एड्रेसी में फर्क समझ आया? क्लियर है? चलिए जी आगे लेके चलते हैं। मेरे ख्याल से अब ये दिमाग में बैठ भी गया होगा। आगे जैसे ये खत्म होगा इससे सवाल करना हमने। आगे जी। अच्छा भाई सुने, सबसे मेन चीज मुझे एक बात बताओ, सबसे पहले टाइटल इंडिपेंडेंट है, किसको रिपोर्ट दे रहे हैं उसको एड्रेस कर दिया, तो पहले उसको ये बताऊं कि हाँ यार हम तुम्हारे साथी थे, हमने एंगेजमेंट लेटर किया था और ये करके काम की बात पहले, काम की बात पहले, पक्की बात है। काम की बात क्या है? काम की बात क्या है? ओपिनियन। क्या ये बात समझ आई? तो सर देखिए सीक्वेंस ऐसे याद रखना, मैं तो ऐसी कहानी में भाई सबसे पहले बताओ हम कौन है, इंडिपेंडेंट है। दूसरा किसको भेजी है ये रिपोर्ट। तीसरा ओपिनियन। सीधी काम की बात कर रहे हैं, सबसे पहले ओपिनियन दे रहे हैं भाई हम। अच्छा जी आगे। अच्छा जी ओपिनियन जो शुरू होता है वो कुछ इस तरीके से होता है, मैंने कहा है कि मैं अब जो आगे जाके हम सीखेंगे, जब एलिमेंट खत्म हो जाएंगे तो ओपिनियन को अलग से उठाऊंगा और इस पे हम 2 क्लास लगाएंगे, फिर बेसिस फॉर ओपिनियन को उठाऊंगा उस पे हम 2 क्लास लगाएंगे, यानी फिर एक एक एलिमेंट को क्या करेंगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। आज सिर्फ क्या कर रहे हैं? एलिमेंट्स, माइंड मैप बना रहे हैं, एलिमेंट्स को डिस्कस कर रहे हैं। अच्छा जी स्टार्ट्स विद, कैसे शुरू होता है ये? वो बोलता है हमने ऑडिट किया था आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का, जो कि कंपनी का नाम लिख दोगे आगे। वी हैव ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ एबीसी कंपनी। अब देखो ये तुम्हें जो स्टैंडर्ड रिपोर्ट बनाने का बोला है ना, किसी वजह से बोला है। अगर तुम ईयर एंड नहीं लिखोगे ना तो सामने वाली कंपनी क्लेम कर सकती है बाबू उसने तो पीछे 10 सालों का ऑडिट किया है, ये लो रिपोर्ट। तो फिर जो बल्ली आएगी उस पे तो बाद में, पहले तुम पे आएगी। वो बोलेगा भाई तुमने लिखा क्यों नहीं कि कौन सा साल का ऑडिट किया है? तो मुझे एक बात बताओ, क्या मैं उसको एक ही फीस में 10 सालों का ऑडिट दूं या इसी साल का? इसी साल का। तो जिस साल का ऑडिट हुआ है वो मेंशन करोगे। क्या ये बात समझ आ रही है? अब देखो वो ऑडिट रिपोर्ट में ये हरकत करेगा कि वो क्या करेगा, रिपोर्ट लिख के देगा जैसे ऊपर इंडिपेंडेंट गायब कर सकता था, और एक और चीज जिसको एड्रेस किया था तुम्हें ऐसी इंफॉर्मेशन देगा नीचे कि बैंक ने अपॉइंट किया, एड्रेस में क्या लिख देगा? शेयर होल्डर। तो क्या ये कैसे पिक होगा? फिर जिसने अपॉइंटमेंट किया उसको एड्रेस करोगे। बात समझ आई? अच्छा जी फिर आगे देखें, हम बताएंगे कि वी हैव ऑडिटेड द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ एबीसी कंपनी फॉर द ईयर एंडेड। अच्छा तुम्हें सवाल में देगा और ये ईयर एंडेड गायब कर देगा, क्या मसला है? डेफिशिएंसी है कि सर आपको बताना है कि किस साल का ऑडिट किया है, फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2020। चलें जी अब उसको ये भी बताना कि कोई गुंजाइश नहीं रहा, उसको ये भी बताना कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में आता क्या क्या है। बैलेंस शीट, पीएनएल, कैश फ्लो, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, उसके नोट्स। कितनी चीजें? 5। चलें जी वो कहता है इसको ये भी बताओ कि इसके अंदर आता क्या क्या है ताकि कोई शको शुबा ना रहे। क्या ये बात समझ आई? चलें जी अब बीइंग एन ऑडिटर तुम सोचो, तुम भी अगर किसी को रिपोर्ट दे रहे हो तो तुम ये बताओगे वी हैव ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ एबीसी कंपनी इस साल के, जिसके अंदर कितनी चीजें आती हैं? 5 चीजें आती हैं। मैं तुम्हें इसकी एग्जांपल दे रहा हूं, नहीं समझ आए तो हाथ क्या पूछना। जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जाते हैं ना तो उसके साथ डायरेक्टर्स की कमेंट्री भी जाती है। वापस से, जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जाते हैं मार्केट में तो उसके साथ डायरेक्टर्स की रिपोर्ट भी जाती है। यानी
एक बुकलेट बनती है, उस पे थद्दे पे कंपनी का नाम आता है, बिल्कुल शशके वाली। सबसे पहले डायरेक्टर्स रिपोर्ट की हेडिंग आती है, यानी फाइनेंशियल्स तो बाद में, पहले क्या आ रही है? अच्छा, ये लॉ की रिक्वायरमेंट है लिस्टेड कंपनीज के लिए, डायरेक्टर्स क्या करेंगे? रिपोर्ट देंगे। अच्छा, डायरेक्टर्स क्या रिपोर्ट अपनी तरफ से देगा या फाइनेंशियल्स पे ही देगा? फाइनेंशियल्स पे देगा, यानी वो फुल चौड़ा होकर बताएगा। अच्छा, समरी इंफॉर्मेशन होगी, मेन रेशियोज होंगे, पिछले साल के मुकाबले में इस साल कितना कमाया। बात समझ आ रही है? अच्छा जी, मैं अब तुमसे पूछता हूँ कि जब ये हरकत होगी कि पहले डायरेक्टर रिपोर्ट लगेगी, परफॉर्मेंस बताएगा, और फिर हमारी रिपोर्ट आएगी यानी ऑडिटर की, और फिर फाइनेंशियल आएंगे, आपको नहीं लगता, समझना, कि अगर कोई बंदा ऑडिट रिपोर्ट को रीड करे तो उसको ये लगेगा कि इसने डायरेक्टर रिपोर्ट पे भी ओपिनियन दिया है। भाई अगर तुम रिपोर्ट लगा दो किसी थद्दे के अंदर और वो थद्दा चिपका दो तो क्या लगेगा? अगर मैं ये नहीं लिखूं, ये 4-5 एलिमेंट्स नहीं लिखूं, तो मैं क्या बोलूंगा? मैंने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को क्या किया है? ऑडिट किया है। किस साल के? इस साल के। डायरेक्टर रिपोर्ट भी इस साल की, उसी के साथ चिपकी हुई है ना, पर वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स नहीं है, वो है अदर इंफॉर्मेशन। कौन सी इंफॉर्मेशन? अदर इंफॉर्मेशन। तो आपको स्टैंडर्ड ये कहता है इस बल्ली से बचने के लिए, देखो ये इतनी अहम बातें हैं कि तुम्हारी सोच है, इस बल्ली से बचने के लिए तुम क्या करना? बता देना कि तुम्हारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में क्या क्या आता है। क्या ये बात समझ आई? पक्की बात है। तो सर दैट मींस कि ये खाली मिसकंसेप्शन को क्लियर करने के लिए कि भाई ये मत समझना कि हमने उस पर भी ओपिनियन दिया, हमने उस पर ओपिनियन नहीं दिया है। क्या बात समझ आई? क्लियर है? चलें जी आगे। ओके जी शुएब, वापस बता देना। शुएब ये समझ आया जानिए कि अदर इंफॉर्मेशन क्या होती है? अपार्ट फ्रॉम योर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, इन 5 चीजों के अलावा, ऐसा है। इसकी एक बेहतर एग्जांपल दे देता हूँ। अभी FAR 1 में मैं कैश फ्लो पढ़ा था, 2 बैचेस हो गए भाई, मर्ज होने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। एक बोलता है मुझे अलग पढ़ाओ, दूसरा बोलता है अलग। अब सुनो, नाराजगी नहीं, मतलब वो बोलते हैं कि भाई नहीं हमें वो कोने वाली चौरंगी तो नहीं जाना, दोनों की क्लास भरी होती है ना यहाँ तक, तो ये बोलते हैं कि भाई नहीं, अलग अलग तो नहीं कर सकते, मर्ज नहीं कर सकते। सुनो, इसकी एग्जाम्पल दे रहा हूँ। मैंने क्या किया कि पहला जो बैच था उसके अंदर मैं डायरेक्ट मेथड कैश फ्लो करवा रहा हूँ। उस बंदे ने क्या किया, जो अपलोडर है, उसने डायरेक्ट मेथड का जो कॉन्सेप्ट है या सवाल है, कॉन्सेप्ट नहीं सवाल, वो पुराने वाले बैच में लगा दिया। यानी जो बंदा रिकॉर्डिंग देखता है बच्चा, वो अचानक से प्रॉफिट बिफोर टैक्स में नॉन कैश एक्सपेंसेस सीख रहा था, अचानक से उसको मिल गया डायरेक्ट मेथड, वो बिदक गया। उसने बोला अगर भाई मैं तो अभी डेप्रिसिएशन एड बैक करना सीख रहा, तो ये क्या आ गया है? सेल आ रही है, कैश जा रहा है, वो आ रहा है, कैश रिसीव फ्रॉम सप्लायर, कैश पेड टू सप्लायर, ये क्या आ गया भाई सर, ये क्या है? मैंने बोला दादा ये गलती हो गई थी, हमें उसको अलग करना चाहिए था। क्या बोला मैंने? गलती हो गई थी, अलग करना चाहिए था। तो भाई वो भी तो यही कह रहा है, अलग से बताओ कि किस पे ओपिनियन दिया। बात समझ आई? वो भी यही कह रहा है कि अलग से बताओगे किस पे ओपिनियन दिया। अगर तुम ये क्लैरिटी नहीं दोगे तो ऐसा लगेगा कि तुमने सब पे ओपिनियन दिया है। ऐसा है? क्लियर है भाई? जल्दी से बता दे शुएब, फिर आगे चलें। ओके आगे। अच्छा भाई, फिर वो बोलता है जब ऑडिट ओपिनियन दोगे, शुरू तो यहाँ से होगा, शुरू तो यहाँ से होगा, किस किस टाइप के ओपिनियन हो सकते हैं देखते हैं। नहीं नहीं अभी ये मैं सिखाऊंगा ही नहीं, अभी आज की क्लास में मॉडिफाइड ये वो इतना टेंशन देना ही नहीं तुम लोगों को। इधर अनमॉडिफाइड, अनमॉडिफाइड का क्या मतलब है? अच्छा, अनमॉडिफाइड का मतलब ये है कि हमने जो ऑडिट किया इस साल का इन चीजों का, उसमें हमें कोई भंड नजर नहीं आया। अच्छा, तो हम कह रहे हैं कि इन आवर ओपिनियन the financial statement presents to an fair view of the financial position of the company। इसमें और भी आपने financial position होगी, स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम के सारे नाम लिखते हैं, तभी ये लिखे हुए हैं। क्या ये बात समझ आई? चलें जी आगे। इसका ऑल्टरनेटिव भाई अगर अनमॉडिफाइड, अच्छा अब एक बात सुनो, एक बात सुनो, इसका नाम अनमॉडिफाइड क्यों है, कोई बताएगा? यानी बाय डिफॉल्ट एक बंदा यही समझता है कि सब इंसान के बच्चे हैं, सही है। अनमॉडिफाइड यानी कुछ मॉडिफिकेशन की नीड नहीं है, सब सही है, इसलिए इसका नाम क्या है? अनमॉडिफाइड। मतलब ये वाकई ये इसके बेसिस है, ये बताने के बेसिस है भाई। अरे सुनो आगे, ये स्टैंडर्ड है भाई, ये बिल्कुल सही है, यानी हम स्टैंडर्ड बाय डिफॉल्ट भी ये समझेंगे कि सब सही चल रहा होगा। अच्छा जी, अगर ये अनमॉडिफाइड है तो इसके अलावा जो भी होगा मॉडिफाइड ओपिनियन। वेरी गुड जी, मॉडिफाइड ओपिनियन। क्या मैंने सिखाया है मॉडिफाइड के अंदर क्या क्या आता है, वैसे ही जिक्र कर रहा हूँ।
मॉडिफाइड के अंदर अभी से वैसे ही जिक्र कर रहा हूँ, आगे डिटेल में मैंने क्या कहा था, एक एक चंक को पिक करूंगा। मॉडिफाइड के अंदर दो चीजें आती हैं, या तो गलती पता लग गई या तो कुछ पता ही नहीं लगा। वापस से, या तो गलती पता लग गई या तो कुछ पता नहीं चल रहा। अच्छा, अगर कुछ पता नहीं चल रहा तो उसको हम कहते हैं स्कोप लिमिटेशन। क्या कहते हैं? स्कोप लिमिटेशन। स्कोप लिमिटेशन का मतलब ये कि मेरा स्कोप था कि मुझे ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करना है, जो कि मुझे नहीं मिला, तो तब भी क्या ये सही वाला ओपिनियन दूंगा या मॉडिफाइड? मॉडिफाइड, यानी जो नॉर्मली देता वो नहीं दूंगा। बात समझ आई? अच्छा जी, यानी सुकून से हमने सबसे पहले टाइटल, एड्रेसी, ओपिनियन। ओपिनियन में बोलेंगे हमने ऑडिट किया था इस साल का इन चीजों का, और हमारा ओपिनियन या तो मॉडिफाइड है। बात क्लियर है यहाँ तक? चलिए जी आगे। सर इसको क्वालिफाइड अनक्वालिफाइड भी कहते हैं, आगे जाके बताऊंगा बालिका, पर अभी सिर्फ इतना याद रखो, मॉडिफाइड अनमॉडिफाइड। सही है? ओके आगे। मिस स्टेटमेंट होगी या तो एविडेंस अवेलेबल नहीं होगा। चलें जी। अच्छा मैं तुम्हें एक बात पूछूं, ये जो तुम देख रहे हो ना सारी चीजें, ये इनकी बुक में है, तुम्हें अगर याद करना होगा ना तो मैं तुम्हें लिटरली बताऊं, सिर्फ यही काफी है, क्योंकि तुम इसके ऊपर भी नोटिंग कर लोगे तो तुम्हें कुछ और करने की नीड नहीं है। और जितना अच्छा पिक्चोरियल फॉर्म में याद होता है उतना थ्योरी में याद नहीं होता, क्योंकि ये ब्रेकअप के साथ है। सही है? तो रिक्वेस्ट ये है कि जो जो चीज मिलती जाए। अच्छा, जब मैं ऑडिट रिपोर्ट के सवाल कराऊंगा, आज ही तुम लोगों को चैलेंज करता हूँ, तुम में से 40% बच्चे उसको करेंगे गलत। बताऊं क्यों? क्योंकि तुम उसको देखते ही नहीं आओगे, ये मैं गारंटी देता हूँ। जब मैं देखते हैं चाहिए, तुम्हें जानबूझ के ये जोश ला रहा हूँ, मैं तुम्हें लिटरली बता रहा हूँ, तुम में से बच्चे नहीं देख के आएंगे। जब मैं बोलूंगा ये सिचुएशन थी तो तुझे बताया था कि यहाँ पे इम्पैक्ट आएगा, तुम बोलोगे हाँ सर अब याद आया यहाँ पे इम्पैक्ट आएगा। तो प्लीज इसको मेमोराइज करना है, क्योंकि 15 नंबर फ्री के हैं, मैं तुम्हें लिटरली बता रहा हूँ, इससे नंबर निकालना है। चलिए जी आगे। अच्छा भाई, कितनी चीजें हो गई हैं? 3। ये स्लाइड्स हाँ मेरी बुक में है, बिल्कुल चैलेंज वाली का, ये बिल्कुल चैलेंज आप लोगों को। इधर अच्छा सुने, अब सुने लॉजिकली। मैंने कहा कि भाई टाइटल बता दो, इसको एड्रेस किया बता दो, अपना ओपिनियन बता दो। ओ भाई ये भी तो बताओ कि किस बिना पे ये ओपिनियन दिया है। नहीं है ये बात समझ? भाई देखो सीधी सी बात है भाई, ये भी तो बताओ कि किस बिना पे ये ओपिनियन दिया है। अच्छा जी, उस बिना को मैं ऑडिट की जबान में कहता हूँ बेसिस फॉर ओपिनियन। क्या कहता हूँ? बेसिस फॉर ओपिनियन। अच्छा जी भाई, बेसिस फॉर ओपिनियन। अच्छा, बेसिस फॉर ओपिनियन किस केस में? अनमॉडिफाइड में। हम इसको बताएंगे कि ये किस बेसिस पे ऑडिट ओपिनियन दिया। प्लीज ये बड़ी अहम बात है, यहाँ पे लिखूंगा मैं इसके अंदर जब मैं कौन सा ओपिनियन दे रहा हूँ। अच्छा मैं वैसे ही डिस्कशन कर रहा हूँ, अगर हाँ बिल्कुल बालिका कह रही है कि सर क्या ये रीजन है ये ओपिनियन देने का, हाँ या नहीं? क्या ये रीजन है ये ओपिनियन देने का? इसी रीजन को मैं बेसिस कहता हूँ, इस बिना पे ये ओपिनियन दिया है। ऐसा ही है। अब यूं नहीं करना कि पहले वो बेसिस बता दी फिर ओपिनियन दे, नहीं पहले। अच्छा अब वही जज वाली बात है ना, सुनना कि भाई इसको फांसी की सजा दी जाती है क्योंकि इसने ये एक्सवाइजी कुछ ना कुछ किया था। ऐसा ही है, तो ये भी वही है, इसको बाइज्जत बरी किया जाता है क्योंकि इसने सब सही किया था। चलेगी, ये वही वाली बात है, सिंपल। पर ये रिपोर्ट की फॉर्म में आगे देखो। अब मुझे एक बात बताएं, इधर इधर प्लीज फोकस के साथ। ये मैं अपने बेसिस फॉर ओपिनियन में लिखूंगा अगर मैं ऊपर कौन सा ओपिनियन दे रहा हूँ, तभी मैंने साथ साथ लिखा है यहाँ पे। अच्छा जी हाँ, हम उसको बताएंगे कि हमने ऑडिट किया था आयजा के हिसाब से, तो लिखना लाजमी है। यस, हम इसको बताएंगे कि भाई जब तुमसे एंगेजमेंट लेटर साइन किया था तब भी बोला था कि हम ऑडिट करेंगे किसके हिसाब से। आज भी बोल रहा हूँ, हाँ तुम्हारी खाला है होंगी इधर। अच्छा अब मुझे एक बात बताओ, आज भी मैं यही कह रहा हूँ कि हम ऑडिट करेंगे, हम ऑडिट कर... अच्छा अब मैं ये कह रहा हूँ कि हम ऑडिट करेंगे या कर चुके? अच्छा अब जब एंगेजमेंट लेटर सिखाऊंगा ना, वहां पे एक चीज आएगी, वहां पे लिखते हैं वी विल कंडक्ट, यहाँ पे क्या है? वी हैव कंडक्टेड। दोनों में फर्क समझ आ रहा है? तो वो कौन सा स्टेज था? स्टार्ट था। ये क्या है? एंड है। बात समझ आए? दोनों में डिफरेंस है। चले जी, हमने यहाँ पे लिखा कि भाई वी हैव कंडक्टेड द ऑडिट एज पर आएगा। चले जी आगे। हाँ भाई बोलिए, क्यों कौन नहीं? हाँ इधर सुनना, अभी यहाँ पे लिख रहे हैं कि हमने ऑडिट किया था एज पर आएगा, और हम पूरे ऑडिट के दौरान क्या थे? इंडिपेंडेंट। अब तुम सुनो ये लॉजिक क्या है इसके पीछे। देखो जब तुमने क्लाइंट एक्सेप्ट किया था तब तो तुम इंडिपेंडेंट थे,
ऐसा भी तो हो सकता है कि क्लाइंट एक्सेप्ट करने के बाद तुमने शेयर्स ले लिए हो, ऐसा है तो अभी भी उसको लिख के दोगे कि भाषा ये क्यों लिखवा रहा है तुम्हें पता है, ये इसलिए लिखवा है कि कल को बाद में अगर ये चीज डिटरमाइन हो तो ऑडिटर में बल्ली आएगी, वो बोलेगा तुमने लिख के दिया था, तुमने लिख के दिया था कि हम मैं इस वक्त भी क्या था इंडिपेंडेंट था, ऑडिट के दौरान भी इंडिपेंडेंट था। क्या बात समझ आई? चले जी, इंडिपेंडेंट एज पर कोड ऑफ एथिक्स, ये करना है हमें, सही है जी। सर इनिशियली तो हमने लिख के दे दिया ना कि इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स रिपोर्ट है, तो सर उसके बाद दोबारा से आपको मैसेज अगर मैं वही इसकी एग्जांपल देता हूँ तुम्हें, अगर फॉर एग्जांपल तेरी शादी होती है, सही है, सुन तो ले अगर अच्छा भाई, अब जैसे फॉर एग्जांपल मेरी शादी हुई, मैंने अपनी बेगम को कहा कि यार मुझे आपसे प्यार है, मैं रोज जाके कहता हूँ मुझे आपसे प्यार है, तो जितना बताओगे उतना अच्छा, सही है। अच्छा जी इधर देखो, जितना बताओगे उतना अच्छा है, वही वाली कहानी है, क्लियर है? आगे, अच्छा भाई मुझे आपसे प्यार है इसलिए मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ, सही है, यही कहना तुझे बार बार इधर। अच्छा भाई सुने प्लीज आप फोकस के साथ, अपार्ट फ्रॉम मजाक, इधर हमने ऑडिट किया था किसके तहत? अच्छा हम क्या थे? इंडिपेंडेंट। हमने ऑडिट किया था आगे तक हम थे इंडिपेंडेंट, और ये सब करे लगा के हमने ले लिया है सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। क्या बात समझ आई? अच्छा जब सुने मेरी बात, यही तो लिख के देना है कि हमने ऑडिट किया था, हम इंडिपेंडेंट है, हमने सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस लिया है, इसलिए लिया है ताकि हम ये दे सकें ओपिनियन। कौन सा ओपिनियन? अनमॉडिफाइड। और ऊपर लिखा था ना कि ट्रू एंड फेयर व्यू दे रहा है, याद आ रहा है? चलें जी, क्या मेरे शेयर होल्डर को ये रीड करके समझ आ जाएगा कि हमने ऑडिट आजा के तहत किया था, इंडिपेंडेंट थे, सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस मिला, जिसके बिना पर हमने क्या दिया है? ओपिनियन दिया है। यहाँ तक कोई मसला? चलें जी आगे। अच्छा भाई अगर नेचर ऑफ मिसस्टेटमेंट है सलमान, क्लास से बाहर, क्लास से बाहर, फौरन फौरन दिखना नहीं मुझे, तू भी अभी इसके क्या मतलब सोया था इसकी गोद में, हटाओ सीधा, अभी देखो नहीं मैं किसी को ऐसी हालत में इधर। अच्छा जी अब मुझे एक बात बताओ सर, अब है बात मॉडिफाइड ओपिनियन की, अब तू अल्लाह में अगर फेल हुआ ना, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, मैं तेरे को बता रहा हूँ, तू जानता है, फिर तू आता ना यहाँ पे कि सर ये हो गया है, वो भी धक्के मार के तुमने पेपर निकाला, तुम फिर होशियारी यहाँ पे, तुम्हारे सेंटिमेंट्स तुम्हारे पेरेंट्स के लिए अलग होंगे, हमारे तेरे लिए अलग है, ये तू जानता है, तो इंसान बन के बैठ यहाँ पे। अच्छा ये इधर अब मुझे एक बात बताओ, बेसिस फॉर ओपिनियन, दुनिया मतलब पेपर पास करने के पीछे लगी हुई है, तुम्हें यहाँ पे मजाक सूझा हुआ है, और अगर इसमें तुमने एक भी गलती की है ना, मैं बता रहा हूँ एग्जाम्पल साइड कर दूंगा मैं सलमान, 15 नंबर की ग्रेड है यार, तुम लोगों ने मजाक लिया, उससे पूछ जिसका नहीं निकलता ये पेपर, तुम्हें एक तो हलवा करके दे रहे हैं मुझे, तुम लोग एक ऑनेस्टली बात बता दो, वैसे ही तुम लोगों ने इस पे टाइम लगाया था एलिमेंट्स पे, मतलब खुदा को हाजिर नाजिर जान के थोड़ा बहुत लगाया था ना, कितना डिटेल में किया था तुम लोगों ने, अजीब तुम लोग मजाक लगाया था यार, एक बंदे को पता है कि जिससे सवाल आना है, रिसर्च है अपनी यार, तुम लोग नहीं समझते इस बात को, तो कैजुअल नहीं लेना किसी चीज को इधर। अच्छा भाई मॉडिफाइड ओपिनियन, मॉडिफाइड ओपिनियन में वो कहता है कि भाई अब बेसिस फॉर ओपिनियन में प्लीज सुनना, अब बेसिस फॉर ओपिनियन में ये नहीं लिखना जो बाकी चौरंगियां हैं, अब बताना कि इसमें क्या है, नेचर ऑफ मिसस्टेटमेंट। अच्छा पहले क्यों नहीं बता रहे थे? वेरी गुड यार, पहले सब कुछ सेट था, तो क्या नेचर ऑफ मिसस्टेटमेंट बताने की कोई नीड थी? अच्छा पर मैं अभी भी एक चीज तुमसे पूछूं, क्या हमने ये डिटेल में देखा है कि रिपोर्ट होती किस तरीके की? नहीं, हमने अभी से क्या सीख रहे हैं? एलिमेंट्स, और एलिमेंट्स के अंदर मेन चीजें क्या क्या आती हैं, तो एक एक एलिमेंट को उठा के रीड करेंगे, सीखेंगे, फिर सवाल करेंगे, और मैंने डिजाइन ऐसे किया इस बुक को कि जो एलिमेंट हो जाएगा उस पर सवाल आएगा, सही है? आगे देखते हैं। अच्छा जी, यानी वो बोल रहा है अगर आपने मॉडिफाइड ओपिनियन दिया है तो आप क्या बताएंगे? नेचर ऑफ मिसस्टेटमेंट। अच्छा नेचर ऑफ मिसस्टेटमेंट आप तब बताएंगे जब आपको मिसस्टेटमेंट पता लगी है। अच्छा व्हाट इफ आपको मिसस्टेटमेंट पता नहीं लगे या कुछ पता ही नहीं लगा, तो स्कोप लिमिटेशन ऐसा है, तो वो स्कोप लिमिटेशन जो होगी, अच्छा नेचर ऑफ मिसस्टेटमेंट पूछ रही है ये, नेचर ऑफ मिसस्टेटमेंट का मतलब ये है कि अगर एक डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड होना चाहिए था, हुआ नहीं है, वो लिख के बताओगे कि भाई ये हुआ था, इसकी वजह से मैंने ओपीडी को तय किया है, वेरी गुड यार, सेम चीज जो नीचे बेसिस है ऊपर ओपिनियन भी वैसा होगा, क्लियर है? इसकी एक और एग्जांपल, एक प्रोविजन एक्सपेंस रिकॉर्ड होना चाहिए था जो कि एंटिटी ने नहीं किया, हमने रिक्वेस्ट भी की कि भाई कर लो, उसने बोला
नहीं करेंगे। तो हमारे पास तो एक ही हल है इसका, अपनी रिपोर्ट को क्या करना है, मॉडिफाई करना है। पर क्या शेयर होल्डर को ये बताऊं किस बेसिस पे किया है? अच्छा जी, तो बेसिस फॉर ओपिनियन में क्या बताऊं, नेचर ऑफ द स्टेटमेंट। बात समझ आ रही है? चलिए जी आगे। अब वो बोलता है मॉडिफाइड ओपिनियन आप एक और वजह से भी तो देते हैं। किस वजह से? स्कोप लिमिटेशन। स्कोप लिमिटेशन क्या थी? एविडेंस अवेलेबल नहीं था। तो भाई आप तो यही बयान कर देना, यही बयान कर देना यहाँ पे कि हमें कुछ यहाँ पे हासिल नहीं हुआ। क्या बात समझ आई? तो यानी अच्छा फिर इस केस में भी ओपिनियन तो कौन सा दोगे? मॉडिफाइड। तो दोनों में रीजन क्या है? अलग अलग है। एक में गलती पता है, एक में कुछ भी नहीं पता। दोनों में फर्क समझ आया? ओपिनियन और बेसिस फॉर मॉडिफाइड ओपिनियन। जी पूछे। देखो हमने ऑडिट किया था, सही है, हम इंडिपेंडेंट है, ये तो बताएंगे बताएंगे। मैं बोल रहा हूं अब ये नहीं बताना कि वी हैव ऑब्टेन्ड सफिशिएंट एसोसिएट ऑडिट एविडेंस, तो क्या बताएंगे? नेचर ऑफ द स्टेटमेंट, आगे जाके इसकी लिंकिंग नहीं चाहिए तो बताओगे। अच्छा आपका स्कोप लिमिटेशन में याद रखना, यानी स्कोप लिमिटेशन में याद रखना, ये नहीं लिखना कि वी हैव कंडक्टेड। उसमें क्या लिखते भाई, हम आपने ऑडिट किया ही नहीं होगा उसमें, क्योंकि आपको कुछ करने को मिला भी नहीं। बात समझ आई? तो वो वहां पे बताऊंगा जब उसको अलग से सिखा रहा हूँ कि इसकी वर्डिंग्स कैसे चेंज होंगी। अभी से इतना से याद रखें तुम लोगों के लिए, ओपिनियन अगर सही है तो नीचे सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस आएगा। सही है, बेसिक बेसिक। अच्छा अगर ऊपर ओपिनियन खराब है तो कितनी वजह से होगा? दो, या तो मिस स्टेटमेंट या तो स्कोप लिमिटेशन। ऐसा ही है, पक्की बात है। चलें जी आगे। कितने एलिमेंट्स हो गए? चार। वेरी गुड यार। अच्छा वो बात पता है, एक ऐसी सवाल आया हुआ था तुम्हारे आईटीएफ का, ये मार्च 2017 का। उसने एक बोला कि डिफाइन एलिमेंट्स ऑफ ऑडिट रिपोर्ट। भाई इनको लाइन से लिख दो, खत्म। फिर बोलता है लिस्टेड कंपनी में आई थिंक 4 या 5 नंबर का, मतलब फ्री के नंबर है ना, हेडिंग ही तो याद करनी है। अभी बातों बातों में भी याद हो जाएंगी तो क्या बोला? एक्चुअली एक भूल भी गए, चलो वैसे भूलोगे नहीं, अगर एक भूल भी गए तो क्या फर्क पड़ता है, मार्क्स तो मिलेंगे ना। बस ये इसलिए कह रहा हूँ, इसलिए याद रखना है। अच्छा जी आगे। मटीरियल अनसर्टेनिटी रिलेटिंग टू गोइंग कंसर्न, इसको मैं कहता हूं कंडीशनल पैरा। क्या कहता हूं? प्लीज सुनना, अभी बहुत अहम बात है। कंडीशनल पैरा मैं इसको इसलिए कहता हूं क्योंकि हर कंपनी में मसला नहीं होगा। अच्छा अब इसका मतलब समझ लेते हैं। मटीरियल अनसर्टेनिटी का मतलब यह है कि कुछ ऐसा मसला चल रहा है कंपनी में, ये भी डिटेल में देखेंगे। कुछ ऐसा मसला चल रहा है कंपनी में जिससे कंपनी के डूबने के चांसेस ज्यादा हैं। क्या डूब गई है? चांसेस हैं। वेरी गुड यार, डूब गई नहीं है बल्कि उसके चांसेस हैं। अच्छा अब वो कहता है कि भाई कंपनी इस साल तो सही थी ना, तुम लोग मुझे बताओगे कंपनी इस साल तो सही थी ना। अब मुझे एक बात बताओ, अगर कंपनी इस साल सही थी तो ओपिनियन तो खराब नहीं है, बेसिस पर ओपिनियन भी खराब नहीं है, तो फिर कहाँ बताऊं? ये इसमें अलग से पैराग्राफ दे दिया। क्या बात समझ आई? अब तुमको लॉजिकली भी सोचो, अगर इसको मैं ओपिनियन के पैराग्राफ में बता देता, दिमाग लगाओ, तो ये तो होता कि ओपिनियन मॉडिफाई, कंपनी बोलती हो भाई सब तो सही चल रहा है, अभी अभी क्यों मॉडिफाई कर रहे हो? अगर तुम्हें ये होशियारी करनी है कहाँ बता दो? मटीरियल अनसर्टेनिटी में। क्या ये बात समझ आई? क्लियर है भाई? पक्का? सलमान आई लव यू। पक्की बात है, तेरे लिए डाटा तेरे को मैंने इधर, क्योंकि तुझसे मोहब्बत अलग है। अच्छा ये इधर देखें। अच्छा ये मैं रिपीट कर देता हूँ भाई, शुएब कह रहे हैं, शुएब कह रहे हैं रिपीट करते भाई। मैंने ये कहा शुएब इस वाले केस में कि मटीरियल अनसर्टेनिटी रिलेटिंग टू गोइंग कंसर्न का मतलब ये है कि भाई आपकी कंपनी के डूबने के चांसेस हैं और ये अभी सर्टेन नहीं है कि कंपनी चलेगी भी या नहीं चलेगी। इसके लिए क्या आपका पूरा साल का ऑडिट खराब था या कुछ मसला था कंपनी में? नहीं, या मसला आ सकता है। अच्छा वो जो मसला आ सकता है वो तो केस हुआ है ना, आप उसको, अगर वो मटेरियल है, तो मैं तुम्हें बताया था अभी इतना मटेरियल है कि कंपनी के डूबने के चांसेस हैं पर अभी डूबी नहीं है। तो मुझे आप एक बात बताओ, मैं कौन से पैराग्राफ में दिखाऊं? मटीरियल अनसर्टेनिटी रिलेटिंग टू गोइंग कंसर्न है। ऐसे ही तो जो चीज जिसकी है वहीं पे ही प्रेजेंट करनी है। जहां तक कोई सवाल? पक्की बात है। चलें जी आगे। दादा एक मिनट। अच्छा ये कब होता है? ये एग्जांपल्स है। अच्छा ये पूरा इसके ऊपर पूरा आ जाए नहीं, वो भी इसके साथ ही कवर करना है। अच्छा जी, या तो कंपनी कंटिन्यूअस लॉसेस में हो, तो क्या इस साल उसने अकाउंटिंग गलत की थी? नहीं, बिल्कुल सही की थी, एविडेंस भी मिल गया। पर हम खाली शेयर होल्डर को आगाह करेंगे कि भाई ये लॉसेस में देख लेना। सही है जी आगे। या तो
फाइनेंशियल इश्यूज, यानी फॉर एग्जांपल इसके डेट कोवेनेंट्स ब्रीच हो गए थे, कैश फ्लो का मसला है, और हो सकता है कि आगे अगर पे किया तो कंपनी डूब जाए। अभी बिल्कुल सही है, मसला कब का है? आगे का। इसलिए हम कह रहे हैं मटेरियल अनसर्टेन है। अच्छा भाई, मतलब ऑडिट रिपोर्ट अलग, गोइंग कंसर्न अलग? नहीं 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 भाई, ऑडिट रिपोर्ट में बताऊंगा ये मसला। अच्छा तो अब तुमसे गेम खेल लेते हैं, एक मिनट तुमसे गेम खेल लेते हैं। सुनो, मैंने ये कहा कि कंपनी ने ये अपने फाइनेंशियल्स में, प्लीज सुनना, तुम लोग जवाब दोगे, कंपनी ने अपने फाइनेंशियल्स में ये डिस्क्लोज करना था कि हम पे एक केस है, तो डिस्क्लोजर जाता है ना? कंपनी ने डिस्क्लोज नहीं किया। अच्छा अब क्या करूं? अब मिस स्टेटमेंट है, वेरी गुड दादा। नहीं नहीं, स्कोप लिमिटेशन कैसे? अभी तो आज तुम्हें सब खेलूंगा ना तुम्हारे साथ में कि स्कोप लिमिटेशन सब सही हो जाएगा। सुनो, मैं सिर्फ कह रहा हूं कि ये क्या है, मिस स्टेटमेंट, स्कोप लिमिटेशन, क्योंकि तुम्हें पता है। अच्छा जी, अगर तुम्हें पता नहीं लग रहा है कि कौन कौन से केसेस चल रहे हैं तो स्कोप लिमिटेशन है, वेरी गुड। अच्छा अब मुझे एक बात बताओ, अगर ये मिस स्टेटमेंट है सही है तो मुझे एक बात बताओ, मैं इस पैरा में बताऊं या रेलेवेंट में? रेलेवेंट में। अच्छा अब क्या ओपिनियन को सही बताऊं या ओपिनियन खराब कर दूं? अच्छा ओपिनियन खराब मतलब मॉडिफाइड, तो फिर बेसिक ओपिनियन में बता दूं, ये बता दूं कि इन्होंने डिस्क्लोज, वो बोलता है ना नेचर बताओ। अच्छा जी, तो अब मुझे एक बात बताओ, मैं कह रहा हूं उन्होंने डिस्क्लोज किया हुआ है तो कोई मिस स्टेटमेंट, तो फिर अब क्या करूं? हाँ अब देखेंगे कि अगर वो इतना मटीरियल है कि आपके कौन से इश्यूज आ जाए, गोइंग कंसर्न के, ये भी जजमेंट है ना, ये भी जजमेंट है। तो आप क्या करेंगे कि ये बोलेंगे कि भाई इसने किया हुआ सब सही है पर हमारे लिए, अच्छा देखो ये तब हुआ था, ये ऐड पहले नहीं होता था, इससे पहले ये पैराग्राफ होता ही नहीं था। ये तब हुआ जब 2-3 कंपनीज में क्राइसिस आए तो शेयर होल्डर ने ब्लेम किया ऑडिटर को। प्लीज सुनना, शेयर होल्डर ने ऑडिटर को ब्लेम किया और ये बोला कि भाई तुम जब ऑडिट कर रहे थे तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? तो शेयर होल्डर पता है क्या बोलता है? भाई डिस्क्लोज हुआ हुआ है। नहीं नहीं, वो बोलता है डिस्क्लोज हुआ हुआ है, हमने ओपिनियन सही दिया है। क्या ऑडिटर ने ओपिनियन गलत दिया? डिस्क्लोज हुआ हुआ है, फिर इसके लिए अब रिक्वायरमेंट डाली। ऐसी कोई चीज अगर फाइनेंशियल्स में हुई भी है, डिस्क्लोज, सही है जी। और आपको लगता है कि उससे कौन से मसले आ सकते हैं? गोइंग कंसर्न के, तो आप उसको क्या करना, रिपोर्ट कर देना। ओपिनियन को खराब करके ये अलग से पैराग्राफ में, अलग से पैराग्राफ में, जिस पैराग्राफ का नाम है मटेरियल अनसर्टेनिटी रिलेटेड टू गोइंग कंसर्न। और मैं तुम्हें एक बात बताऊं, आगे जो सवाल करेंगे आईसीडब्ल्यू एसीसी के, इतनी खिचड़ी बनेगी उसमें कि तुम्हें पहचानना होगा कि कौन से एलिमेंट पे इफेक्ट आएगा। मैं तभी तुम्हें कह रहा हूं, मैंने सवाल की नौयत क्यों बताई थी पहले, अभी हम जैसे डिस्कस कर रहे हैं। अब मैं तुम्हें कहता हूं, एक तो पहले तो ये पहचानना है स्कोप लिमिटेशन या मिस स्टेटमेंट है, पहली चीज। दूसरी चीज ये पहचाननी है कि भाई जब कौन सी सिचुएशन होगी तब कहां जाएंगे। मैंने जैसे मिस स्टेटमेंट की बात की तो कहां जाएंगे? ओपिनियन में। अच्छा मैं बोल रहा हूं मिस स्टेटमेंट नहीं है। हाँ जी, बात समझ आई, क्लियर थी? आप कुछ पूछ रहे थे यानी? हाँ तो ये तो परवेजिव है। किसमें? नहीं तो उसकी तो देखो, पहले तो तुम ऑडिट ही एक्सेप्ट नहीं करोगे, सही है, फिर आपको, हाँ तो वही तो कह रहा हूँ, फिर आपने मजबूरी में किया है और फिर आप एंगेजमेंट लेटर में उससे लिखवा लेते हो कि मैं तुम्हें शुरू में ही बता रहा हूँ मैं ओपिनियन खराब दूंगा। ये आयजा 210 में लिखा हुआ है, जैसे उसने सवाल किया था नहीं आयजा 210 में। आयजा 210 ये कहता है कि अगर आपको मजबूरी में अपॉइंट किया गया है रेगुलेटर ने, तो आप फिर एंगेजमेंट लेटर में ये लिख देना कि मैं जितना भी ऑडिट कर लूं मैं आपको ओपिनियन एडवांस ही दूंगा। बात समझ आई? क्योंकि वो एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के तहत नहीं बना हुआ। क्लियर है? ये बात याद रखना, आगे जाके बताऊंगा ये भी। मतलब दोनों सूत्रों में कंपनी बंद होने के चांसेस हैं, बस वो बताना है। राइट, बिल्कुल ऐसा ही है। मिस स्टेटमेंट हो तो ओपिनियन मॉडिफाई करेंगे, क्या वजह आप सही कह रहे हैं भाई? मिस स्टेटमेंट तो ओपिनियन क्या करेंगे? चलें जी जाने। हाँ हाँ कोई मसला नहीं, वो आगे सिखाऊंगा कि मटेरियल है या मटेरियल है आगे। सही है जी, अभी हम बिल्कुल दिख रहे हैं। अच्छा यहाँ पे एक गेम खेल लेते हैं, किसी जिससे पूछूंगा वो। अच्छा वैसे इसने सवाल तो पते का किया है कि हर बार ओपिनियन मॉडिफाई नहीं होता, अगर मिस स्टेटमेंट मटेरियल होगी तो होगा, पर अभी हम उसमें नहीं जाते ना। अभी तो मैंने कहा ना एक एक जब पिक करूंगा तब सिखाऊंगा। सही है, आगे एक एक करके गेम खेल लेते हैं। सही है जी, मुझे एक बात बताओ, कंपनी ने डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड नहीं किया, मिस स्टेटमेंट है? हाँ भाई तुम्हें बताना मिस स्टेटमेंट है या नहीं है? पक्की बात है, चलिए जी। अच्छा कंपनी ने ऑडिटर को स्टॉक काउंट नहीं करने दिया,
पक्की बात है? अच्छा, स्कोप लिमिटेशन है या मिस स्टेटमेंट है? अच्छा, हाँ, मिस स्टेटमेंट तब होती है जब पता होता है कि कितनी है कितनी गायब है। चलें जी, वेरी गुड यार, स्कोप लिमिटेशन। चलो एक एक करके। अच्छा, इन दोनों केसेस पे जो अभी बयान किए मैंने, ओपिनियन पे इम्पैक्ट है तो कहाँ आएगा? ओपिनियन पे। चलो अब मैं तुम्हें बोल रहा हूँ, अब मैं आप गेम खेलते हैं। कौन कंपनी में केस हुआ है और अब तुम बोलोगे सर पहले सवाल कंप्लीट करें अपना, हाँ या नहीं? चलें जी, केस हुआ हुआ है, केस हुआ हुआ है। चलो केस हुआ हुआ है, डिस्क्लोज नहीं किया, मिस स्टेटमेंट। हाँ भाई, मिस स्टेटमेंट, ओपिनियन या ये? अच्छा, कंपनी पे केस हुआ हुआ है और डिस्क्लोज भी किया हुआ है। पहले एक एक करके मैं पूछूंगा, करो क्या करेंगे? अच्छा, मैं बोलूँ मटेरियल है, हाँ गलत। अब भी गोइंग कंसर्न नहीं, इतना इतना मटेरियल हो के इशू आ जाए, गोइंग कंसर्न नहीं आता। देखो दो मसले हैं, अब ये सीखना है आज की क्लास में। मैं कह रहा हूँ एक तो सब सही है, फाइनेंशियल में डिस्क्लोज है। मैं कह रहा हूँ केस ऐसा है, मटेरियल है। आप बोले सर मटेरियल नहीं बताएं, ये बताएंगे क्या उसके मटेरियल होने से मसला किसका है? हाँ, अब पहुंचे तुम, बात समझ आई? यानी मटेरियल होना नहीं, देखो अगर मटेरियल भी है तो ओवरऑल हिसाब से मटेरियल है ना, वो पे भी कर दूंगा, कंपनी डूबेगी नहीं, ये कह रहा हूँ। मटेरियल है यानी वो आपके प्रॉफिट का 5% है, समझो, सही है? यानी अगर आपके प्रॉफिट के 5% से ज्यादा है तो आपको स्टैंडर्ड कहता है दिस वुड बी कंसिडर्ड एज मटेरियल। चलिए जी आगे, ये बेंचमार्क है। फिर मैं कह रहा हूँ कि भाई मटेरियल तो है, पर क्या इतना मटेरियल है कि गोइंग कंसर्न इशू आ जाए? नहीं। तो फिर मुझे एक बात बताओ, क्या वो यहाँ आएगा? कहाँ आएगा वो अभी बताऊंगा 2 मिनट के बाद। जी दो सवाल है कि जिस तरह आपने बोला कि कंपनी ने डेप्रिसिएशन एक्सपेंस बुक नहीं किया हुआ तो हम अपनी रिपोर्ट में जाहिर कर देंगे, लेकिन हम मैनेजमेंट पे ये नहीं बोल सकते कि भाई डेप्रिसिएशन एक्सपेंस अपना बुक कर लो। तो बोला होगा तभी तो नहीं मानी, नहीं मानी उसके बाद, नहीं मानती तो फिर एक्शन लेते हैं ना। सही है, कंपनी ने डिस्क्लोज भी नहीं किया हुआ और ऐसा इशू है कि गोइंग कंसर्न इशू है, तो हम फिर दोनों जगह पे इम्पैक्ट डालेंगे। देखो अच्छा, एक सवाल आया है, सब बच्चे बताएंगे। एक बच्चे ने ये पूछा है कि सर ऑनलाइन वालों को बता रहा हूं, तुम लोग भी जवाब दो इसका कि सर दोनों मसले हैं, गोइंग कंसर्न का भी मसला है और डिस्क्लोज भी नहीं किया हुआ, पहले क्या आता है? तो जो चीज वहां बता दी तो उसको रिपीट करने की नीड नहीं है। भाई तुम खुद एक बात बताओ, एक ऊपर चीज बता रहे हो कि भाई एक तो डिस्क्लोज नहीं किया हुआ तो ये है। एक चीज याद रखना, अभी से ही बता रहा हूँ, जो आगे जाके बताऊंगा वापस। आपको स्टैंडर्ड ये कहता है कि मटेरियल अनसर्टेनिटी का पैराग्राफ तब लाना जब वो डिस्क्लोज हो। नहीं है बात समझ? अच्छा, तो अगर डिस्क्लोज नहीं हुआ दैट मींस कि वो क्या है? तो वो इसलिए तो बोल रहा है कि डिस्क्लोज हुआ हुआ तो लाना, वरना कहाँ चला जाएगा? ऊपर ओपिनियन में चला जाएगा। बात क्लियर है? अच्छा, ये वो बहस है जो तुम सवाल करोगे तो इंशाल्लाह तुम्हारे दिमाग में घूम रही होगी और फिर हम ड्राफ्ट करेंगे उसको अकॉर्डिंगली। सही है जी? अच्छा जी, ओके जी, बेहतरीन है। चले जी, अच्छा ये बात वाली, अच्छा भाई बरीका इन्होंने पूछा एक बात, सुनो इधर। इन्होंने सवाल पूछा कि भाई एक कंपनी में एक केस चल रहा है जो कि डिस्क्लोज भी नहीं हुआ और ऐसा है कि गोइंग कंसर्न का इशू है। तो मैंने कहा कहां पे आएगा? ओपिनियन इफेक्ट होगा या ये वाले पैराग्राफ में? ओपिनियन इफेक्ट होगा, क्योंकि लॉजिकल सी बात है, पहले तो इसने ओपिनियन खराब किया। डिस्क्लोज तो तब करूंगा ना जब रिकॉर्ड मतलब सब सही हुआ हो। क्लियर है भाई का? तो जो चीज पहले है वो उसकी लॉजिक है पहले होने की। क्लियर है जी? अच्छा भाई तुम खुद देख सोच लो, ये कह रही है कि भाई के सर दोनों जगह नहीं बताएंगे, दोनों जगह बताने की लॉजिक क्या बनती है? रिपीट हो जाएगी। क्योंकि तुम एक और चीज सोचो, तुम बेसिस को ओपिनियन में बताओगे, वापस वही बेसिस को ओपिनियन में भी तो बताओगे ना कि इन्होंने डिस्क्लोज नहीं किया था। यहाँ पे गोइंग कंसर्न के पैराग्राफ में तो तब बताते हो जब डिस्क्लोज किया हुआ हो, तो रेफर कहां से करोगे? बात समझ आई बालिका? तो एक चीज अगर ऊपर आ चुकी है तो वापस नहीं आएगी। अच्छा भाई यहाँ पे 5वें पॉइंट तक कोई मसला? बेहतरीन है जी। अब इधर सुना, रिपोर्ट का क्या बोल रहा है इधर? इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स रिपोर्ट, एड्रेसी, ओपिनियन, बेसिस फॉर ओपिनियन, मटेरियल अनसर्टेनिटी, इन सब में कोई इश्यू तो नहीं है? चलिए जी, वेरी गुड यार, आगे देखें। एम्फेसिस ऑफ मैटर जी, हाँ मैंने अभी बताया ही नहीं है इधर। नहीं मैंने खुद नहीं बताया अभी भाई, वो ओके सबर इधर खुद नहीं बताया मैंने। अच्छा जी इधर देखो, अब मुझे तुम लोग एक बात समझा दो इधर, इधर प्लीज फोकस के साथ। छठा एलिमेंट, यार मतलब ये सीक्वेंस में अपने हिसाब से देखो, जहां तक तो स्टैंडर्ड है
सही है। इसके बाद खेल सकते हैं हम ये कैम पर, ये नीचे तुमने अगर ये पढ़ा होगा तुम्हें पता होगा कि इसके बाद खेला जा सकता है। जो जितनी इंपॉर्टेंट चीज होगी वो ऊपर आएगी। और कैम तो आते ही मेरा भाई सिर्फ लिस्टेड कंपनीज में, सही है। और अगर मैं कह दूं कि मैं लिस्टेड कंपनी का बता ही नहीं रहा तो वो कैम वाली बात खत्म हो जाती है। क्लियर है? चलें जी आगे। इधर प्लीज फोकस यार, जानी इधर। अभी कुछ भी नहीं पता तुम्हें, इधर देखो। अच्छा जी, कुछ भी नहीं है कैम, कुछ भी नहीं है भाई, अम्मी की कसम ऐसे ही बोल दिया था इसने, अभी आगे आएगा तो। अच्छा जी इधर देख लो। अच्छा यार आप लोगों से तो स्पेशली पूछना चाहिए, अक्सा तुम सब बच्चे ये तो क्लियर पक्का, कोई कंफ्यूजन नहीं है? चलें जी आगे। एम्फेसिस ऑफ मैटर, जी अक्सा। लेकिन वो हमारी गोइंग कंसर्न पर अफेक्ट करेगा, तो क्या गोइंग कंसर्न की बेसिस पर ओपिनियन हमारा मॉडिफाई? बिल्कुल होगा ओपिनियन मॉडिफाई। उसकी एग्जांपल ये है कि भाई आप फेयर प्रेजेंटेशन नहीं कर रहे। क्या नहीं कर रहे हो? फेयर प्रेजेंटेशन, सही है जी, इसलिए आगे। अच्छा आप मुझे एक बात बताओ, ये तो मतलब मैंने जिंदगी भर किया ये। अच्छा भाई एम्फेसिस ऑफ मैटर, अब मुझे एक बात बताओ इधर प्लीज सारे बच्चे, एम्फेसिस ऑफ मैटर का मतलब क्या है कि मैं किसी मैटर को एम्फेसाइज कर रहा हूँ। प्लीज सुनना यार प्लीज, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है यहाँ, क्योंकि तुम इसी में उलझे रहोगे, वरना कब यहाँ आएगा कब वहां आएगा कब वहां आएगा, तो सवाल गया तो गलत। 15 नंबर अचीव करने पर तमीज से, ऐसे नहीं कि खाली कर दी वहां पे जाके। आगे अब मुझे एक बात बताओ, एम्फेसिस ऑफ मैटर यानी ऑडिटर, तुम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अगर देखो, बैलेंस शीट, पीएनएल, कैश फ्लो, चेंजेस इन इक्विटी, नोट्स, और नोट्स तो बहुत सारे होते हैं। तुम्हें ये लगता है कि शेयर होल्डर इतना फारिग होगा कि सारे पेजेस पढ़ेगा? नहीं, कभी नहीं पढ़ेगा। अच्छा अगर तुम्हें शेयर होल्डर को ये बताना था कि कोई ऐसा मसला जो फाइनेंशियल में है और वो ऐसा इश्यू है जो कि गोइंग कंसर्न पे आ रहा है, तो कौन से पैराग्राफ में बताया था? हाँ वेरी गुड। चलो अब आगे सुनो एक और चीज वापस से। मैं कह रहा हूं कि अगर ऐसा मसला है जो कि इतना मटेरियल नहीं है कि गोइंग कंसर्न पे बात आ जाए, पर मटेरियल है और तुम्हारी नजर में वो शेयर होल्डर को पता होना चाहिए, तो अब नहीं बताऊं? कहाँ बताऊं? एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ में। यानी एक लॉजिकल सी बात है कि भाई मैं अपने शेयर होल्डर को ये बताऊं। अच्छा तो ओपिनियन क्यों नहीं खराब कर रहे? सर ओपिनियन सिर्फ दो सूत्रों में खराब होगा, या तो मिसस्टेटमेंट हो या तो एविडेंस ही नहीं मिले। ये तो सब सही है ना भाई, उसने क्या कोई मिसस्टेटमेंट की है? नहीं, तो क्या तो डिस्क्लोज नहीं किया हुआ है ना, तो ये केस ऐसा है कि गोइंग कंसर्न पे बात आ जाए, तो फिर सिर्फ ऑडिटर को लगता है कि ये पता होना चाहिए किसको? वेरी गुड। तो मैं कहाँ बता दूं? पर अब मैं तुमसे दोनों में कॉमन चीज पूछूं, सुनना, तुम लिखना भी, जिसके बाद बुक्स हैं भी जो तुम लोग वैसे भी लिखे हो तुम्हें वैसे ही मिल जाएगी ये इधर। तुम अगर ये दोनों को कंपेयर करो, इसमें मटेरियल अनसर्टेनिटी और ये 0.6 में एक चीज कॉमन है, डिस्क्लोज हुई हुई हो। क्या हुई हुई हो? डिस्क्लोज हुई हुई है। तो दोनों में क्या चीज कॉमन समझ आ रही है कि दोनों में डिस्क्लोजर लाजमी है, पर मैं यहाँ कब आऊंगा वहां कब जाऊंगा? गोइंग कंसर्न के इशू में और नॉन गोइंग कंसर्न के इशू में। बात समझ आई? यानी सर देखो सवाल तो ऐसे भी इस नोयत का भी आ सकता है कि भाई एक चीज डिस्क्लोज तो बताओ यहाँ कब रिकॉर्ड होगी वहां कब रिकॉर्ड होगी। क्लियर है ये बात? चलें जी आगे वापस से देखो, मटेरियल अनसर्टेनिटी गोइंग कंसर्न एक ऐसा केस जो इतना मटेरियल है कि फाइनेंशियल में डिस्क्लोज हुआ हुआ है, दैट मींस कि कोई मिस स्टेटमेंट नहीं है, सही है। और वो ऐसा केस है कि गोइंग कंसर्न पे इशू आ जाएगा, तो फाइनेंशियल में डिस्क्लोज हुआ होता, मैंने यहाँ पर ऐसा करा दिया, सही है, क्योंकि ऐसा मसला था कि इतना मटेरियल था कि गोइंग कंसर्न अनसर्टेनिटी। चलें, मैंने कहा कि वापस अगर मैं कह रहा हूँ कि केस डिस्क्लोज है, मटेरियल है, पर ऐसा नहीं है कि गोइंग कंसर्न के इश्यूज आएंगे, तो अब भी शेयर होल्डर को बताना, तो अब कहाँ बताऊं? यानी एक मैटर को एम्फसाइज करना चाह रहा हूं जो मेरे फाइनेंशियल्स में डिस्क्लोज है, जो कि ऑडिटर को लगता है कि उसको पता होना चाहिए। जी एक्सपीरियंस, जजमेंट, प्रोफेशनल जजमेंट। हाँ नहीं नहीं अलग नहीं आएगा, मतलब देखो ये एक एक्सपीरियंस से आता है ना। अब एग्जांपल देता हूँ उसकी, सुनना समझना एक बात। अच्छा भाई अब जैसे मैं तुम्हें बता रहा हूँ इस टाइप के क्वेश्चन आए हैं या आ सकते हैं, दिस इज माय प्रोफेशनल जजमेंट, तो एक अंदाजा होता है। अब मैं अगर देख रहा हूँ कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, उसका प्रॉफिट
1 बिलियन है, मैं स्माइल इंडस्ट्रीज की एग्जांपल देता हूँ, 2 बिलियन का प्रॉफिट, सही सुनो, अब 2 बिलियन का अगर उसका प्रॉफिट है और एक कंटिजेंसी डिस्क्लोज हुई है जो 1 बिलियन की है, कंटिजेंसी, अच्छा देखो कंपनी डूबेगी नहीं, क्योंकि जैसे प्रॉफिट 2 बिलियन का तो एसेट्स कितने होंगे, बात समझ आ रही है? तो मैं कह रहा हूं कि ये मटेरियल है तो क्या इसको डिस्क्लोज होना चाहिए, क्योंकि ये हाफ ऑफ योर प्रॉफिट है, तो ये है जजमेंट, सही है? तो हम इसको बता देंगे यहाँ पे एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ में। तो भैया क्लियर है? पीडीएफ शेयर करूंगा बिल्कुल, आप लोग इस पे क्यों नहीं फोकस कर रहे हो? दे रहा हूँ जाने, बस 1 मिनट रुक जाओ। अच्छा जी क्लियर है रुकैया? 6 वाला मैंने यही बताया है कि अदर देन इतना मटेरियल हो कि गोइंग कंसर्न का इशू नहीं तो वो यहाँ डिस्क्लोज होगा। अच्छा जी इधर, अच्छा ये एम्फेसिस ऑफ मैटर कौन सा है? 706 में, इधर प्लीज, इधर देखो प्लीज बच्चों। अच्छा भाई वो कहता है कि प्लीज देखो ये इसकी डेफिनेशन है, यहाँ ये इसकी डेफिनेशन है जो बातों बातों में बताई है। वो कहता है कि एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ तुम देना इधर इस रिपोर्ट में कब, जब ऑडिटर की जजमेंट में वो मैटर फंडामेंटल हो किसकी अंडरस्टैंडिंग के लिए, यूजर की, जिसके लिए हम ये रिपोर्ट बना रहे हैं। अच्छा अंडरस्टैंडिंग ऑफ, अच्छा जी मैटर इज एडिक्वेटली डिस्क्लोज्ड इन दी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अच्छा जी ये क्यों, क्या कह रहा है ये, वहां से रेफरेंस देंगे। अच्छा अगर मुझे तुम्हें खुद भी बात बताओ, कोई चीज डिस्क्लोज ही नहीं है, एम्फसाइज किसको करो, बात समझ आ रही है? अच्छा अगर डिस्क्लोज नहीं है तो, अच्छा डिस्क्लोज है इतनी कि मटेरियल अनसर्टेनिटी, गोइंग कंसर्न का इशू है, वेरी गुड यार, आगे। अच्छा प्रोवाइडेड दैट, इसकी कंडीशंस हैं, अगर ये हो तो एम्फेसिस नहीं दोगे, वापस से अगर ये हो तो एम्फेसिस नहीं दोगे। देखो पहले क्या लिखा हुआ है, रीड करो, ऑडिटर इज नॉट रिक्वायर्ड टू मॉडिफाई हिज ओपिनियन बिकॉज ऑफ दिस मैटर। क्या मतलब है इसका? अच्छा अगर इस मसले की वजह से ओपिनियन मॉडिफाई होना चाहिए था तो पहले ओपिनियन मॉडिफाई करना, यहाँ पे शेयरी नहीं करना, क्योंकि ये मॉडिफिकेशन का मामला है या एम्फसाइज करने का मामला है। अच्छा आप सुनो एक बात, ये क्यों डाला गया था, एक चीज सीखना, ऑडिटर्स तो पैसे लेते हैं, सही है, वो तो बाबू गेम करता है। अब सुनो मेरी बात, उन्होंने किया क्या, करना ये शुरू किया, पैसे तो आ गए, अब उन्होंने क्या किया, गेम किया शेयर होल्डर्स के साथ। शेयर होल्डर्स तो चलो फीस देंगे ना, मैनेजमेंट बोलती है हम आपकी फीस भरवा देंगे, आप खाली हमारा भाई का काम करो, बस दैट्स इट। अच्छा हमने बोला भाई बिस्मिल्लाह कर लेते हैं, हम तो पैसे कमाने हैं, ये क्यों किया है इधर। अब मुझे एक बात बताओ, सीन ये हुआ, हाँ तो तू नमाज पढ़ के टोपी लगा के करी ऑडिट बंगी इधर। अच्छा अब मुझे एक बात बताओ प्लीज फोकस के साथ, होने ये लगा कि एक आने लगी मिस स्टेटमेंट, यानी प्रोविजन रिकॉर्ड नहीं किया, लायबिलिटी डिस्क्लोज नहीं की। शेयर होल्डर ने पता है क्या किया, अच्छा जो ये ऑडिटर्स हैं इन्होंने क्या किया, एम्फसाइज कर दिया, या देख लेना जाके। अच्छा भाई उसने देख लिया, अच्छा भाई, अच्छा पहले तो शेयर होल्डर मेन चीज देखता है, कौन सी चीज, ओपिनियन, ऐसा ही है, सबसे मैटर क्या करती है चीज, ओपिनियन। अच्छा अब मुझे एक बात बताओ, लेट्स से अगर हम तुम्हारे को इसके मार्क्स घर भेजते हैं तो तुम्हारे अम्मी को सबसे पहले मार्क्स देखेंगे और फिर नीचे खालिस्तान तो देखेंगे नहीं कि इसने किया क्या क्या था, सो जाता था क्लास में, इसके ऊपर हाथ रखता था गुद्दी पे, दोनों गोद में सो जाते थे एक दूसरे की, ये सारी चीजें, ये तो नहीं पड़ेगा, चमाट कहाँ आएगी, चमाट कहाँ आएगी पहले मार्क्स पर। अच्छा तो यानी मुझे एक बात बताओ, अगर ये सारी चीजें समझने के बाद सिर्फ एक बात कहूँ तुम्हें कि भाई वो बिल्कुल सही कह रहा है कि अगर एक ऐसा मसला है जिससे ओपिनियन मॉडिफाई होना चाहिए था तो पहले ओपिनियन मॉडिफाई करो, वो एम्फसाइज करवाने वाली चीज नहीं है। यानी मैं फेल करने की जगह मैं बोलूँ चलो ये पास हो गए, सीए क्वालिफाई, पर जब इसको काम करवाओ ना तो देख लेना ये बस सही कर लेते हैं काम, तो कंपनी बोलेगी वाह भाई वाह 2 लाख रुपए की सैलरी दूं उसको और मेरे को सही कर लेते हैं काम, ये कैसे एम्फसाइज है, मैंने एम्फसाइज तो किया था मैंने। तो एक बात बताओ, क्या एम्फसाइज करूं या ओपिनियन मॉडिफाई करूं, ओपिनियन मॉडिफाई करूं। अच्छा तो ये चीज सेम कहीं और भी अप्लाई होती है, मटेरियल अनसर्टेनिटी में क्या यही चीज अप्लाई होती है, यानी सर उसमें भी यही हरकत करनी है, इसमें भी यही हरकत करनी है। क्या ये सेंस समझ आया कि क्यों है ये लॉजिकल सीक्वेंसिंग? अच्छा जी अब ये देखें, अब जो ये कह रहे थे भाई हमारे, वो कहता है कि एम्फसाइज नहीं करना अगर ये मैटर हो की ऑडिट मैटर। कौन सा मैटर? की ऑडिट मैटर। मैं इसका तस्करा करता हूं अभी बता रहा हूं, सुने। पहली चीज एम्फेसिस ऑफ मैटर का मतलब समझ आया कि किसी भी मैटर को एम्फसाइज करना है अगर वो क्या हुआ हुआ है, अगर वो क्या हुआ हुआ है
डिस्क्लोज हुआ हुआ, चलें जी। वो कहता है कि एम्फसाइज नहीं करना अगर ओपिनियन मॉडिफाई हुआ इसकी वजह से। दूसरा, अगर ये ऐसा मसला है जो यहाँ नहीं, की ऑडिट मैटर में आना चाहिए। कहाँ आना चाहिए? की ऑडिट मैटर में आना चाहिए। अच्छा, अब बता देता हूँ कि की ऑडिट मैटर होता क्या है, जो कि हम सीखेंगे, रिपोर्ट का एक पार्ट होता है। पर अच्छा, आप एक एक करके तुमसे पूछूं अगर, तो तुम मुझे जवाब देना पहले। मॉडिफाई ओपिनियन वाली बात, शुएब मेरी जान, मॉडिफाई ओपिनियन वाली बात यह है कि एक अगर उसने केस डिस्क्लोज नहीं किया हुआ या उसने डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड नहीं किया हुआ, तो यहाँ पे नहीं बता देना सिर्फ उसने डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड नहीं किया, उससे क्या कर लेना, ओपिनियन को मॉडिफाई कर देना। क्लियर है? अच्छा जी, इधर आगे आखिरी बात पर हम ब्रेक पे चलेंगे। तो देखो, एम्फेसाइज ऑफ मैटर पैराग्राफ, सही है? तो सुनो, पहले ये बात समझ आती है कि एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ तब जाएगा जब ऑडिटर की जजमेंट में वो मैटर होगा फंडामेंटल किसकी अंडरस्टैंडिंग के लिए। यूजर कौन है? शेयर होल्डर। अच्छा जी, और वो मैटर डिस्क्लोज हुआ हुआ कहाँ पे? डिस्क्लोज नहीं हुआ हुआ तो वो क्या है? मिस स्टेटमेंट। अच्छा, अगर मैं कह रहा हूँ डेप्रिसिएशन ना रिकॉर्ड होने का मसला है, मिस स्टेटमेंट, तो ऐसा नहीं कि यहाँ चिपका दो कि भाई नहीं हुई है, हमने ओपिनियन बिल्कुल सही दिया है, ऐसा नहीं करना। अच्छा जी, वापस से फिर मैं कह रहा हूँ एक और कंडीशन है, अगर वो की ऑडिट मैटर है तो वो यहाँ नहीं बताना, उस पैराग्राफ में बताना जिसका नाम क्या है, की ऑडिट मैटर। अब मैं तुम्हें बता देता हूँ की ऑडिट मैटर होता क्या है। पहले बताओ, ये क्लियर है? एम्फसाइज जल्दी बताओ, बच्चों ऑनलाइन हो तो जल्दी से बताओ, क्या एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ क्लियर है? पक्की बात है? अच्छा, यानी ये की ऑडिट मैटर जो भी भला है, अगर वो हुई तो यहाँ नहीं आएगा, आया नहीं? यानी की ऑडिट मैटर को प्रेफरेंस है ओवर एम्फेसिस ऑफ मैटर, ओवर एम्फेसिस ऑफ मैटर। ऑनलाइन वालों बच्चों ये बात क्लियर है? पक्की बात है? अच्छा, अब एक चीज आखिरी चीज सुनो मेरी, मैं कह रहा हूँ चलो भाई ये भी समझ आ गया कि की ऑडिट मैटर होगा तो ये नहीं होगा। अब पहले एक दो चीजों को टेस्ट ले लूं, फिर इस पे आते हैं। सही है? आ जाओ। वैसे ही एक सिनेरियो दे दिया तुम्हें, उसने ये कहा कि हमने एक प्रोविजन को रिकॉर्ड नहीं किया, मिस स्टेटमेंट। अच्छा जी, हमने एक प्रोविजन को रिकॉर्ड नहीं किया पर अनसर्टेनिटी का मसला है, गोइंग कंसर्न का मसला है, मिस स्टेटमेंट, क्योंकि उसने डिस्क्लोज, वेरी गुड यार। अच्छा जी, मैं कह रहा हूं कि उसने डिस्क्लोज कर दिया, मटेरियल है, नहीं मटेरियल है, बस मटेरियल, सिर्फ मटेरियल बोल के चुप हो जाएगा ना, एम्फेसिस। अच्छा जी, वेरी गुड, एम्फेसिस, यानी सिर्फ मटेरियल बोल के चुप हो गया तो सिर्फ एम्फेसिस, वेरी गुड। अच्छा, अब आगे सुनो, मटेरियल बोला, चुप हो गया, एम्फेसिस में आ गया। अब मैं कह रहा हूँ मटेरियल भी है और गोइंग कंसर्न का इशू भी है, मटेरियल। अब आगे सुने, अच्छा ये देखो, ये सारी चीजें प्रैक्टिकल लाइफ में हो रही होंगी यहाँ तुम्हारे सामने, तो तुम अपने पार्टनर को, कभी कभी तुमसे पार्टनर भी सजेशन लेगा, और मैं लिटरली तुम्हें बता रहा हूँ, और तुमसे पूछेगा कि भाई बताओ यार सिचुएशन में क्या करें, तो तुम उसको गाइड करोगे, सर देखिए मेरे हिसाब से ये है, आपकी जजमेंट हमसे ज्यादा अच्छी है तो आप भी गाइड करें, क्योंकि रिपोर्ट तुम बना के जाओगे, सिर्फ वो साइन करेगा। बात समझ आ रही है? तो ये इस तरीके से चलती हैं चीजें। अब आगे सुनो, अब मुझे एक बात बताओ, अगर मैं कहता हूँ कि एक चीज का डिस्क्लोजर हुआ है, मटेरियल है, क्या नहीं, अब मैं आगे बोलने वाला हूँ, की ऑडिट मैटर है, क्या नहीं आएगा, वहां आएगा। अच्छा, क्या ये 6 एलिमेंट समझ आए? चले जी, अब मुझे एक बात बता दें, हमारी क्लास 9 तक है ना, नहीं अच्छा, एक एलिमेंट करा के ऑफ कर दूं, फिर बाकी कल कंटिन्यू करेंगे। सही है जी, प्लीज फोकस के साथ इधर। 6 एलिमेंट्स हो गए। अच्छा, अब तुम्हें क्या इसकी इंपॉर्टेंस का वैसे ही अंदाजा हो रहा है कि क्यों इस पर बहस होती है? क्योंकि अगर मैं डायरेक्टली कोई एलिमेंट उठा के शुरू हो जाऊं ना, तो फिर इसी भी पंगा रहेगा कि भाई कब कौन सी चीज कहाँ आएगी। सही है जी, अब क्लियर है यहाँ तक? चलें जी, यानी वैसे ही बाजवा तो कसम है, बगैर देखे बता पहला एलिमेंट क्या था? नहीं, इंडिपेंडेंस, आगे उसके बाद फिर एड्रेसी को बताते हैं, तीसरा, चौथा, अच्छा बेसिस ऑफ ओपिनियन हमेशा सेम होगा? नहीं सर, ओपिनियन हमेशा सेम होगा? सर मॉडिफाइड है या नॉटिफाइड है, सही है, शुक्रिया जी भैया। हाँ जी, अच्छा आगे अब मुझे बताओ, मटेरियल अनसर्टेनिटी रिलेटिंग टू गोइंग कंसर्न कब आएगा? अगर सर गोइंग कंसर्न है, डिस्क्लोज हुआ और गोइंग कंसर्न इश्यूज हो तो फिर हम उसको अलग से पैराग्राफ में। पक्का? चलो जी, वो एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ कब आएगा? सर अगर मटेरियल हो और डिस्क्लोज भी हो लेकिन गोइंग कंसर्न इश्यूज ना हो, पर अगर वो की ऑडिट मैटर ना हो और उससे ओपिनियन मॉडिफाई ना हो, बात याद रहेगी?
पक्की बात है। चलें जी, अच्छा जी, बहुत बहुत शुक्रिया जी बजाज। अच्छा जी, अब सुनो एक चीज, मैं सिर्फ ये पूछूं तुम लोगों से, इस पूरे 6 एलिमेंट्स में से बच्चों बताना मुझे, यानी पूरा पोस्ट नहीं करवाऊंगा मैं, सहमत और मैं दोनों करवाएंगे, सही जी इधर। अच्छा जी, अब मुझे एक बार क्लासेस लेते जाओ, पेपर पास करते जाओ, इंशाल्लाह ऐसे ही करेंगे हम इंशाल्लाह। इधर अब सुनो मेरी बात, इधर प्लीज फोकस के साथ जाना। इस पूरे एलिमेंट्स में से कंडीशनल कौन से हैं? एक या दो? दो? अच्छा एक है, मैं कह रहा हूँ दो हैं। देखो हर कंपनी में गोइंग कंसर्न का इशू नहीं होगा, तो जाहिर सी बात है नहीं होगा तो नहीं देंगे। क्या ये कंडीशनल है? वेरी गुड। अब मैं बहुत ही अहम बातें कहूंगा, ये नहीं भी पता होती हैं, पता भी होती हैं, क्योंकि फाइनल लेवल तक भी बच्चे को भी नहीं पता होती, तो अब सिखाऊंगा आज एक चीज सुनना। एक इसमें असेसमेंट है, सुनो। यानी आप सब ये कह रहे हैं कि मटेरियल अनसर्टेनिटी रिलेटिंग टू गोइंग कंसर्न कंडीशनल है, कि कुछ हुआ तो ये आएगा, वरना ये रिपोर्ट में। वेरी गुड। छठा भी यही है कि कोई केस हुआ मटेरियल जिसको मुझे लगेगा, नहीं लगेगा तो नहीं आएगा। बात क्लियर है? तो ये हेडिंग भी नहीं आएगी। चलिए जी, अब इधर सुने, इधर सुने, समझ आ गया आपने जान? अच्छा नहीं नहीं भाई, आपके क्वेश्चन इग्नोर नहीं किए भाई का, क्या हो गया? 5 और 6 बिल्कुल सही है इधर, भाई सही कह रही है हमारी बहन, 5 और 6 सही है ये इधर। अच्छा जी इधर, अब मुझे एक बात बताओ इधर प्लीज फोकस के साथ। इधर दो चीजें बता रहा हूँ, आगे जाके बताता, पर अभी समझ आ रहा है, मुझे अभी बता देना चाहिए, अभी बना हुआ है मूवमेंट। ऐसे इधर देखो, अब अज्यूम कर रहा हूँ अगर ये ऑडिट रिपोर्ट है, इसके कुछ कंटेंट्स हैं, सही है, एक्स वाई यही कंटेंट्स होंगे, अभी तक 6 हैं, सही है जी। अच्छा अब मुझे एक बात बताओ, अगर ये 6 कंटेंट्स, मैं कह रहा हूँ सुनना, आपने ये कास्ट क्यों कर लेते ना, ये आ गया, ये 4 आ गए और ये 2 एडिशनल आ गए, ये कौन से थे? कंडीशनल। अच्छा अब मैं तुम्हें एक चीज पूछ रहा हूँ और बता रहा हूँ, सुनना सुकून से। मैं कह रहा हूँ कि मॉडिफाइड ओपिनियन में और मॉडिफाइड रिपोर्ट में फर्क है। सुने, मॉडिफाइड ओपिनियन में और मॉडिफाइड रिपोर्ट में फर्क है। मैं ये कह सकता हूँ आज के बाद कि अगर मेरी रिपोर्ट, सुनना, मेरा ओपिनियन मॉडिफाइड है और मेरी रिपोर्ट अनमॉडिफाइड है, ऐसा नहीं हो सकता। दूसरा केस बताता हूँ। दूसरा, मैंने ये कहा कि मेरा ओपिनियन अनमॉडिफाइड है और मेरी रिपोर्ट मॉडिफाइड है। आओ देखो, यहाँ पे लिख देता हूं ताकि अच्छे से समझ आए। रिपोर्ट अनमॉडिफाइड, ये कर देते हैं भाई, ओपिनियन, ओपिनियन अनमॉडिफाइड और रिपोर्ट, क्या ऐसा हो सकता है? अच्छा ये प्लीज देखें, ये फोकस करके। हाँ मैं कह रहा हूं कि भाई मैंने जो ओपिनियन दिया है वो बोला है सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस मिल गया, सही है जी, सब सही है, और हमने क्लीन ओपिनियन दे दिया, सही है जी। अनमॉडिफाइड ओपिनियन दे दिया, यानी मैंने ऊपर ओपिनियन के पैराग्राफ में सब सही कहा होगा, ऐसा ही है, और उसके बेसिस में भी सब सही कहा होगा कि इस बिना पे मैंने ये ओपिनियन लिया और सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस मुझे मिल गया। तो मैं कह रहा हूँ क्या रिपोर्ट मॉडिफाई हो सकती है? रिपोर्ट देखो, रिपोर्ट आपकी तब मॉडिफाई हो जाएगी, मैं बहुत स्पेसिफिकली बता रहा हूँ, आपकी रिपोर्ट तब मॉडिफाई हो जाएगी जब वो यूजुअल से चेंज हो जाएगी। इसकी वही एग्जांपल है, जैसे बाजू तू कहता है, अगर फॉर एग्जांपल तेरी बाइक है, सही है, अब तेरे को चाहिए वो हैदराबादी साइलेंसर, तो तू नॉर्मल बाइक में से साइलेंसर निकाल के बाइक की मॉडिफिकेशन हो गई, यानी जब नॉर्मल को चेंज करोगे तो वो क्या हो जाएगा? मॉडिफाई हो जाएगा। अब तेरे को चाहिए कि लाइट ऐसी हो कि लोगों की आंखों में लगे, सही है, फुल लाउडी। तो मुझे एक बात बता, अगर फुल लाउडी बनना है तो क्या वो अभी तेरी जो कार है वो खराब हो गई या बाइक खराब हो गई? नहीं, वो क्या हो गई? मॉडिफाई हो गई। यहाँ भी यही एग्जांपल है। सुने, अगर आपके पास सवाल आता है, प्लीज सुनना, अगर आपके पास सवाल आता है कि क्या मॉडिफाइड ओपिनियन में और मॉडिफाइड रिपोर्ट में फर्क है, पक्की बात है, यानी क्या इज दिस पॉसिबल कि आपका ओपिनियन मॉडिफाइड नहीं हो, रिपोर्ट मॉडिफाई हो जाए? वो तब होगा जब आपके कुछ कंडीशनल पैरास इंक्लूड हो जाएंगे, क्योंकि ये हर रिपोर्ट में पाए नहीं जाते। क्या ये बात समझ आई? तो देखो ये कुछ चीजें हैं जो सीखनी थी, अभी हम आज के लिए एब्जॉर्ब करने के लिए यहीं पे रखते हैं, अगली क्लास में अगले कंटेंट, सही है जी। एम्फेसिस और मेटा पैराग्राफ आएगा तब भी रिपोर्ट हो जाएगी मॉडिफाई, इसकी वजह से भी कुछ भी एडिशनल आ गया तब।
नहीं वाइस वर्सा नहीं हो सकता। अच्छा इधर सुना प्लीज, जानी 1 मिनट बैठ जाओ बस, 1 मिनट ऑनलाइन वालों प्लीज, 1 मिनट एक तो चीजों का सवाल का जवाब आप ऑफ करते हैं हम इधर। मुझे एक बात बताओ, क्या फिर ऐसा हो सकता है, तुम लोग बताओगे कि ओपिनियन मॉडिफाइड हो और रिपोर्ट अनमॉडिफाइड? ऐसा नहीं हो सकता। हाँ भाई जल्दी बताओ, ऐसा तो नहीं हो सकता ना? नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि वो यूजुअल से वैसे ही चेंज हो गई है। क्लियर है? चलिए जी, बेहतरीन है। व्हाट्सएप नंबर मैं दे देता हूँ यहाँ पे। चलिए जी, एक मैं आपको बता दूं, फिर मैंने ये कहा मेरी जान, उसी टाइम नहीं अभी हो जाएगी बताऊंगा। फिर मैंने सिर्फ ये कहा कि भाई अगर एक नॉर्मल रिपोर्ट में 10 चीजें आती हैं, उसके अलावा तुम कोई और चीज डालोगे, यानी मटेरियल अनसर्टेनिटी या एम्फेसिस, तो उसमें एडिशनल चीज आ गई ना, सही है? तो वो मॉडिफाई हो जाएगी रिपोर्ट, भले ही ओपिनियन अनमॉडिफाइड हो। सही है? ओके जी, अल्लाह हाफिज़। रिपोर्ट मॉडिफाई में से कुछ नहीं